हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को संडे रिवीजन क्लास में जितने भी आपको एक हफ्ते में टोटल क्वेश्चन जो 6 दिनों में क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन क्लास है और ये लगभग आपको 45 से 50 क्वेश्चन का रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न है, पूछे भी गए हैं और नहीं तो अगली बार आपके पूछे जरूर जाएंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और हम लोग साथ साथ में तरीका भी सीखेंगे और उससे बन सकने वाले प्रश्न को भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए जरा। क्या करा एक विक्रेता 60 रुपया में 12 केले खरीदता है, अब 32 रुपया में 5 केला खरीदता है, तो कह रहा है उसे लाभ बताओ। तो देख लेते हैं, दो बात यहां पर बना लेते हैं, एक यहां पर रुपया वाली बात कर लेते हैं और एक यहां पर वस्तु वाली बात कर लेते हैं। अब देखिए रुपया वाली अगर जब बात करेंगे ना तो रुपया ऊपर रखिएगा, वस्तु नीचे करिएगा, वो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहां पर जरा देखिए ए हो गया क्रय और इधर लिख दीजिए विक्रय, इधर लिख दीजिए क्रय और इधर लिख दीजिए विक्रय। अब देखिए हमने क्या बोला, जब रुपया वाले से लगाएंगे तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, इसका मतलब है 60 ऊपर और वस्तु नीचे। और यहां पर क्या हो जाएगा 32 ऊपर वस्तु नीचे। वैसे यहां पर वस्तु वाले में अगर जब वस्तु वाला करेंगे ना तो वस्तु ऊपर और रुपया नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा वस्तु कितना हो जाएगा ऊपर और रुपया नीचे, और यहां पर क्या हो जाएगा वस्तु ऊपर और रुपया नीचे। कितना हो जाएगा भैया 32। बस अब इधर तरीके से समझ लीजिए ये। अब देखिए क्या करना, आपको तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी 60 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। अब 12 का 32 में गुणा करेंगे तो 32 दाम 320 हो जाता है। अब 32 दूना 64 तो 384 आया कि नहीं आया। और बस तिरछा गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। बस अब देखिए ये जो रुपया आ गया ना यही आपका क्रय मूल्य है, जो रुपया आया ये आपका क्या है विक्रय मूल्य है। अब जरा बताइए आपको क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है कि नहीं। कितने रुपए का 84 रुपए का, अर्थात लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ यानी कितना 84 बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 2 0 से 2 0 कटा, 3 दूना 6 और 2 बचा, कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6, 2 बचा 24, 3 8 24, यानी कितना आ गया आपका 28% का लाभ हो रहा है। वहां पर देखिए जरा सा, जब वस्तु से लगा तो इसमें भी वही कमा कर लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। तो 32 का 12 में गुणा करेंगे, 60 का 5 में, तो 32 का 12 में गुणा कितना हो जाएगा 384 और इसका हो जाएगा 300, ठीक है ना। और यहां पर जब हम लाभ परसेंट निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आया 84। अब वस्तु के कंडीशन में, रुपए के कंडीशन में क्रय नीचे रहता है, अब वस्तु के कंडीशन में विक्रय नीचे रहता है, तो विक्रय को नीचे कर लीजिए गुणे 100। बस इसको काट देंगे, कितना आ गया जी 28%। यानी आप चाहे तो वस्तु से लगाएं, आप चाहे रुपया पर रख करके लगाएं। बस आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये आपको जल्दी लगाने का मेथड है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके इस वजह से बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 17 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपए के साथ मिला जा रहा है, यानी 17 रुपया वाली है इसको 12 के साथ मिलाया जा रहा है। और क्या बन रहा है 13.5 रुपया वाली बन रहा है। क्या करना है भैया, एलिगेशन मेथड। कभी भी अगर एक प्रकार को दूसरे प्रकार से मिला करके अगर मिश्रण तैयार किया जा रहा तो हमेशा कौन सा मेथड, एलिगेशन। कौन सा एलिगेशन मेथड, तो क्या करेंगे इसका अंतर हो जाएगा 1.5, इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, 14 और 3 17, 3.5, दशमलव हट जाएगा, गुणे 10 कर देंगे तो नहीं हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 35। तो अनुपात ज्ञात कर लीजिए, तो 5 3 15, 5 7 35, अर्थात 3:7 आ गया। ये आपका रहा पहला सवाल। अच्छा इसी में कह देता नहीं, जरा ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, प्रश्न पूरा वही रहेगा कि 17 रुपए किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली से मिलाया जब जाता है तो 13.5 किलोग्राम वाला मूल्य वाला एक मिश्रण 35% लाभ प्राप्त हो। ध्यान से सुनिएगा, बस लास्ट में क्या लगा देगा 35% का लाभ, यानी इस वाले में हम 35% का लाभ देख रहे हैं, ठीक ना। क्या देख रहे हैं, लाभ। अब देखिए तब इसको कैसे लगाएंगे, इसमें भी वही करना है, ये 17 यहां पर रहेगा, 12 यहां पर रहेगा। बस हुआ क्या है कि ये जो 13.5 इसमें ऑलरेडी 35% लाभ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, तब क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 13.5 गुणे 100 बटा 135 कर लेंगे,
कर लेंगे ना। तो देखिए जरा से 10 का इसमें गुणा होगा तो 35, यानी ये कितने बार में कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा और बचा 10, यानी कितना रुपया बचा, 10 रुपया वाली। यानी जो मिश्रणवा तैयार हो रहा है कितना वाला हो रहा है, 10 रुपया वाला मिश्रण तैयार हो रहा है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। बस यहाँ पर सवाल के अंत में क्या लगा देगा, 35% का लाभ हो रहा था, बस और कुछ नहीं करेगा। ये दूसरे टाइप का सवाल बन जाता। अब अनुपात क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना 7, यानी 2:7। इसका आंसर आ गया 2:7। अब यही नहीं, एक और सवाल सुनिए। अगर यहीं पर कह दे 10% का हानि होने लगे, लास्टवा में जोड़ेगा 16 के कि 10% का मिश्रण में क्या हो रहा हो, हानि हो रहा हो, तब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहला वाला 17 है, दूसरा का वाला 12 है। अब हो रहा है आपको 10% का हानि और कितना है 13.5 रुपया हुआ है, तो 13.5 पर हमको 10% का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्यवान निकालेंगे कि नहीं निकाल, क्योंकि हानि के साथ 13.5 है ना। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा होगा तो 135 बटा 9, तो कितने बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में ना। ये 15 बार में कट जाएगा। तब आपका यहाँ पर का कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जो मिश्रण आपका तैयार हो रहा है। अब अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और अनुपात कितना हो जाएगा 2। तब आपका आंसर है 3:2। तो जरा देख रहे हैं, एक सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल है इसमें। ये क्या है, ये सिंपल जो सवाल दे रखा है, ये 35% लाभ पर और ये 10% हानि पर। ये 3 सवाल है, तीनों सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस सवाल को ऐसे ना, अगर एक सीरियस उसको समझेंगे ना, तो आप देखे होंगे कि सवाल में ही सवाल छुपा रहता है और सवाल को वही लगा पाएगा जो उसकी भाषा को समझ लेगा। अगर सवाल की भाषा समझ में आना शुरू हो गई तो आपको लगाना आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलता है। सही बात है, अगर किसी के चीनी के दाम में अगर वृद्धि हो जाएगा तो अब आपको चीनियां कम नहीं मिलेगा। आज चीनी के दामों में अगर कमी हो जाएगा तो आप जाएंगे बहुत ज्यादा चीनी खरीद करके घर पर ला के रख देंगे, कर देंगे ना। तो वही सवाल भी कर रहा है, तो वही पूछ रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, मतलब पहले जब वृद्धियां नहीं हुआ था तब। तो आइए देखते हैं इस पर सवाल कितना बनता है। तो सवाल बनता तो बहुत है, पहले तो यही बता दे रहे, यहाँ पर वृद्धि बोला है ना, जहां पर वहां पर कमी कर दीजिए और 4 किलोग्राम चीनियां जहां कम मिल रहा है वहां अधिक कर दीजिए, सवाल अपने आप तैयार हो जाएगा। तो पहले तो 4 सवाल इस पर बनेगा तो 4 उस पर भी बनेगा, तो बनेगा 8। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या, अगर वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा हुआ मूल्य, अगर कमी हो रहा है तो घटा हुआ मूल्य। वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा हुआ मूल्य, कमी हो रहा है तो घटा हुआ मूल्य। तरीका दोनों का निकालने का सेम है, लेकिन जो बदवा में जो निकालते हैं ना प्रारंभिक मूल्य, बस वही अंतर है। तो जरा देखते हैं, बढ़ा हुआ मूल्य क्या करते हैं, 20% बढ़ गया, 20/100 कर दीजिए, 20/100 करना, परसेंटेज हो गया। उसके बाद से कितना रुपए में, तो रुपया क्या दे रखा है भैया, रुपया आपका कितना दे रखा है, 120 रुपया में 4 किलोग्राम जो कम मिलता है वही नीचे कर दीजिए। तो बस देखिए 20 बचे 100, 5 चौक को 20, आप 20 छक्के कितना हो गया 120, यानी 6 रुपया प्रति केजी, ठीक ना। ये 6 रुपया प्रति केजी हो गया। अब देखिए ये जो है ना, ये बढ़ा हुआ मूल्य आया है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका क्या बनेगा, प्रारंभिक मूल्य। तो ये बताइए बढ़कर क्या आया 6, ये बढ़कर क्या है ना, यानी इसका मतलब ये है विक्रय मूल्य जो बढ़कर क्या है। लेकिन 20% पहले ही क्या हो रहा था, इसमें फायदा, यानी 20% का फायदा इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो क्या कर देंगे 100/120 कर लेंगे। अगर कमी हुआ रहता तो 100/20 का कमी होता तो 100/80 कर देते, 30 का कमी होता तो 100/70 कर देते। जो रुपया हुआ आता है, घटा हुआ मूल्य तब वहां पर आता है, बढ़ा हुआ मूल्य जो आएगा अगर 30% की वृद्धि तो 100/30 कर लेंगे। नहीं समझे, तो ये हो गया। अब इसी को काट दीजिए, तो 6 दूना 12, 2 5 10। इसका मतलब है कि जो आपका ये आ गया वो कितना आ गया, प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया प्रति केजी, यही आपका पूछ रहा था। और यही नहीं, तीसरा सवाल सुनिए, अगर ये कह देता कि जब बढ़ा हुआ मूल्य जो आया था उससे हमको कितना किलोग्राम में मिलता है, तो कुल रुपया कितना है, रुपया बटे ये कर देंगे, यानी रुपया कुल कितना 120 रुपया है, आप बटे 6 कर देंगे, तो 6 दूना 12, यानी कितना मिलेगा आपको 20 किलो मिलेगा। किससे,
जो पहला आपका जो बढ़ा हुआ मूल्य आया था, लेकिन प्रारंभिक मूल्य से कितना मिलेगा, तो ये आपको चौथा सवाल है। तो प्रारंभिक मूल्य से कितना मिलेगा, रुपया है आपके पास 120 रुपया, अब 5 रुपया प्रति केजी, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 24, यानी अब कितना मिलेगा आपको, 24 किलोग्राम। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि प्रारंभ में आपको कितना किलोग्राम मिलता, तो 24 किलोग्राम मिलता, अब कितना किलोग्राम मिलेगा, 20 किलोग्राम में। आतंक एक बताइए, जरा सा बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक बात बताइए, जब दाम बढ़ा हुआ था तो 6 रुपए के हिसाब से आपको कितना मिल रहा है, दाम बढ़ गया तो 20 केजी, नहीं बढ़ा होता तो 24 केजी, नहीं बढ़ा होता तो 24 केजी, बढ़ गया तो 20 केजी, 4 किलोग्राम का आपका नुकसान नहीं हो रहा है, तो कम हो रहा है ना। तो बस यानी टोटल कितने सवाल बना जाते इस पर, 4, और कमी कर देंगे तो 4 और, यानी 4 4 8, 8 सवाल आप सीख गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य का यही फार्मूला है, परसेंटेज ऊपर बटे 100 गुणे जितना रुपया बटे जितना अधिक कहेगा वहां पर, ठीक ना। यहाँ पर कम कहा है, कम मिलेगा। चलिए यहां से आप 8 सवाल सीख गए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए, कह रहा 12 संख्याओं का औसत 9 है, नोट करिएगा तुरंत। कह रहा 12 संख्याओं का औसत, औसत औसत कितना है, 9 है। पहली बात इसमें नोट करिएगा, कह रहा है कि अगर 2 से गुणा किया जाए, पहली बात नोट करिए, 2 से गुणा किया जाएगा, 2 से गुणा, औसत कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2 18 हो जाएगा, समझे कि नहीं। यानी मूल औसत में अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा होगा तो मूल औसतों में गुणा कर दीजिएगा तो नया औसत आएगा 18। दूसरा बात नोट करिए, अगर 2 से क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए तो 9 में आप भी 2 से भाग कर दीजिएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5। सवाल सुना दें, सवाल ये कह रहा है कि यदि 12 संख्याओं का औसत 9 हो तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर औसत क्या होगा, 18 होगा। 12 संख्याओं का औसत 9 हो, प्रत्येक संख्या में 2 से भाग देने पर औसत क्या होगा, 4.5 होगा। तीसरा सवाल सुनिएगा, 2 से अगर सभी में जोड़ दिया जाए, 2 को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आप भी जोड़ दीजिए ना, आप भी जोड़ दीजिए ना, 11 आ जाएगा। ये कब होगा, यानी 12 संख्याओं का औसत 9 हो, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चौथा सवाल सुनिएगा, 2 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, 2 घटाया जाए तो आपका क्या होगा, मूल औसत में से आप भी 2 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सवाल सुनिएगा, 12 संख्याओं का औसत 9 है, प्रत्येक में 2 घटाया जाए, औसत कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। और अभी यही नहीं, थोड़ा और सुनिए, अगर यहीं पर कहता है पहले गुणा, जैसे कि सवाल में बाद में जोड़ दे, बाद में जोड़ दे या घटा दे, पहला सवाल इस पर बन सकता है, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, 2 सवाल यहां पर बनेगा, अरे गुणा फिर जोड़, एक सवाल गुणा फिर घटाना, 2 सवाल। वैसे अगला वाला क्या कर दे, भाग फिर जोड़ दे, फिर भाग के बाद से फिर क्या कर दे, घटा दे, 2 सवाल और। कैसे, जैसे सवाल है, अब सुनिएगा, सवाल का आंसर समझ में आ गया होगा। सवाल क्या कर रहा है, 12 संख्याओं का औसत 9, पहले 2 से गुणा कर दिया जाए, तो 9 में 2 से गुणा कर दीजिए, पहले कितना आ जाएगा, 18। अब बदनाम कर रहा है, 2 क्या कर दे, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका औसत, 21 आ गया, आ गया ना। अगर भाई क्या होता कि जो 12 संख्याओं का औसत 9 है, आप प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए, आप प्रत्येक संख्या में बदवा में 3 घटा दीजिए, तब 9 दूना कितना आता हो, 18, घटाने के लिए कह देता तब 15 औसत हो जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। और अगर यही बतिया अगर कह देता कि 12 संख्याओं का औसत 9 है और सभी में 2 से भाग दे दीजिए, इस बार गुणा नहीं भाग दे दीजिए, तब आपका जो क्या होता, 9/2 हो जाता, तो आपका आता 4.5, और कहता तब सभी में 3 जोड़ दीजिए, तो आप 3 जोड़ देते तो कितना हो जाता है, ये 7.5 हो जाता है। घटाने के लिए कहता तो घटा देते, तो इस पर भी 4 सवाल बन गया, टोटल 8 सवाल और सीख गए आप, ठीक ना। तो बस, तो ये सब सवाल है और ये सब नोट करके पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि गुणा करने पर कितने हो जाते हैं। तो बस ऐसे मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए। मैथ की कहा जाता है ना प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको सवाल समझ में आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे छूट जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग भी चला, जरा सुनिएगा, अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या जिसके अंकों को पलटने पर भी समान संख्या प्राप्त होता है। 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, पलटने पर हुए दिखना चाहिए। पहला आपको नजर आ रहा होगा 11, बोलिए समझ में आया कि नहीं। 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है, पलटने पर हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अगला वाला संख्या क्या होगा, 22 होगा, अगला क्या होगा, 33 हो गया। समझ गए होंगे, कहां तक, 99 तक। बोलिए सही है कि नहीं। 2 अंकों का वही संख्या है जिसको पलटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो वो तरीका है औसत ज्ञात करने का कि 11 से लेकर के 99 तक को सबको जोड़िए,
और बटे जितनी संख्या है वो करिए। एक तो औसत निकालने का वो तरीका है, लेकिन काहे का ऐसा करेंगे, एक चीज बता दे रहे हैं, कभी भी अगर अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, तो औसत निकालने का आपको खतरनाक ट्रिक, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 11 प्लस 99, अधिया दीजिए इसको, अधिया दीजिए इसको, और वही आपका औसत हो जाएगा। तो 99 100 110 अब बटा 2, अर्थात आपका कितना आंसर आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55। क्लियर। कभी भी अंतर समान हो, मतलब जरा देखिए 1 3 5 7 डाटा डाटा अगर ऐसे दे दे, कितना कह दे 501, औसत बताओ इसका। अरे महाराज अंतर समान है, अंतर समान है, बोलिए है कि नहीं है, औसत बताना है, पहले को अंतिम से जोड़ दीजिए, यानी 1 + 500 1 बटा 2, अर्थात 502 बटा 2 कितनी बार में कट जाएगा, 251 बार में। समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं, ये सब औसत है, तो ये इतना आपको ध्यान देना। तो औसत निकालने आपको आगे होगा, यानी कोई भी कहीं भी अगर अंतर समान हो, कोई भी एक सवाल और बताता है आपको, कोई सा भी आप सवाल बताइए, मान लेते हैं, चलिए ले लीजिए आप 12, फिर ले लीजिए 16, फिर ले लीजिए 18, फिर डाट अगर ये यानी 4 का अंतर आ रहा ना, मान लेते हैं आपको अगला जो ले रहे हैं 60, पूछा जाए इसका औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 4 16 और यहाँ पर 4 20 हो जाएगा, सॉरी है ना, 20 हो जाएगा। तो ये सब अंतर कितना आ रहा है, 4 का, तो क्या कर लेंगे 12 + 60 बटा 2, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 70 2 72 बटा 2, इसी को आ जाएगा आपका कितना 36 दूना 72, ठीक है ना। तो ये सब आपके आंसर हो जाएंगे, बस 11 और 99 को जोड़ दीजिए और यही औसत हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 55। सवाल समझ में आया, सवाल क्या था कि 2 अंकों को बस भरमा रहा था, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, 4 वर्ष में 840 रुपया, 3 वर्ष में, बहुत अच्छे से सुनिएगा, 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया हो जा रही है, का मतलब मिश्र धन दिया गया है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल रहे तो लगाएंगे कैसे, जरा सुनिएगा लगाने का तरीका। कभी भी जो रहेगा बाद वाला मिश्र धन, यानी बाद वाला मिश्र धन अब बटा पहले वाला मिश्र धन, क्या बोले हैं, बाद वाला मिश्र धन बटे पहले वाला मिश्र धन, अब 1 + r/100 समय का अंतर, क्या हो, समय का अंतर, इसी पर लगा दीजिए। मतलब बाद वाला कौन सा है, 840 है, आप कहेंगे पहले वाला कौन सा है, आप कहेंगे 800 है, 1 + r/100, समय का अंतर कितना है, कितना है, 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 होता है, बस इसी को कर लीजिए। जरा ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटे 4 दूना 8, 4 क्रम 4, 4 दूना 8, यही ना, यानी क्या आ जाएगा आपका हो, यहां पर सॉल्व कर लें, 21 बटा 20 बराबर 1 + r/100, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, तो 21 बटा 20 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 बराबर r/100, अब 20 × 20, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बटा 20, यानी क्या आ जाएगा हो, यह आ जाएगा 1 बटा 20 बराबर r/100, 20 × 2500, यानी r का मान कितना आ गया जी, 5%। थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो r का मान कितना है, 5%। अरे वो सब सॉल्व कर लेंगे आप, आपको सॉल्व करने आता है, आपको सीखना क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कभी भी अगर 3 वर्ष में इतना रुपया, 4 वर्ष में इतना रुपया, तो बाद वाला मिश्र धन बटे पहले वाला मिश्र धन बराबर 1 + r/100 समय का अंतर। अगर कह दीजिए कि अगर सर ये 2 वर्ष का अंतर दिया रहता तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते, यहाँ 2 लिख देते, यहां 2 लिख लेते, आप चिंता मत करिए, इधर वर्गमूल वाला दिया रहता है, इधर वर्गमूल वाला दिया रहता, अगर 3 रहता तो इधर घनमूल वाला दिया रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। तो ये रेट वाला प्रश्न हो गया। जस्ट इसी पर एक तो और सवाल हम बताते हैं जहां पर समय पूछता है, आई कब लगाएंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर एक और सवाल है, जस्ट इसी के आगे, उसको भी बता दें। जरा देखिए आप स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा, बिल्कुल दिख गया होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 2000 रुपए की राशि, इहो एकदम कैसा सवाल है, इसी तरीके का कह रहा 2000 रुपए की राशि कितने वर्षों में हो, कह रहा 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 4000 रुपया हो जा रही है, 4000 रुपया। यही 2000 की राशि कितने, 4000, कितना 8000 हो रही है,
8,000 हो रही है। कह रहा कितने वर्षों में, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता कि कितने वर्षों में हो रही है, लेकिन कह रहा कि 2,000 की रसिया 4,000 रुपये हो जा रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, और उसके बाद वहां से कह रहा कि 2,000 की रसिया 8,000 होने में कितना समय लगाएगी। जब कभी भी ऐसा प्रश्न करे पूछेगा तो आपको कैसे लगाना सुन लीजिएगा, और इसी प्रश्न को बदल भी सकता है। कैसे कहेगा, यदि कोई राशि अपने 2 वर्षों में, यानी कोई राशि है कोई 2 वर्ष में कह रहे हैं कि 2 गुना हो जाती है, क्या कहता है 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि सेम राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। यो बतिया इसी पर है, यही तरीके से सवाल लगेगा। बस वहां पर अफिया मान लीजिएगा 100, तो देखिए क्या कर रहा है, 100 रसिया जो है वो 2 वर्षों में कितना हो जा रही है, 2 गुना माने 200 हो जा रही है। तो कह रहा कितने वर्षों में, हमको नहीं पता है, तो कितना गुना, 4 गुना, यानी कितने वर्षों में 400 हो जाएगी। यही सवाल है इसी तरीके के, यानी अगर ये समझ में आ जाएगा तो यो समझ में आ जाएगा। गुना वाला सवाल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप आंसर बताइएगा, ठीक है ना। इसका हम बता देते हैं। तो ऐसे सवाल में करना क्या, जरा देखिए, है जो यहां दिख रहा है, देखिए जरा हम क्या कर रहे हैं, 2,000 बटे 4,000 कर रहे हैं। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उधर भी यही कर दीजिए, 2,000 अब बटे कितना 8,000। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोनों को बराबर कर दीजिए। है जो ये 2 घात है ना, सॉरी 2 वर्ष है ना, इसको 1 बटा कर दीजिए, मतलब 1/2 1/2 कर दीजिएगा। और यहां पर n है ना, तो 1/n कर दीजिएगा। बस इनकी कहानी खत्म, इनकी कहानी खत्म। वैसे यहां पर कर देंगे 100/200 पर 1/2 घात, और 100/400 पे n घात। सॉल्व कर लीजिए, सॉरी 1/n घात सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। आई कितनी बार में, ये कितनी बार में कट जाएगा भैया, 4 बार में, है ना। 2 चौको 8, सही है, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 1/2 पर 1/2 घात, और यहाँ पर 1/4 है ना, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल भी रत्ती पर कोई परहेज नहीं है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/n। और जब आधार बराबर है तो घतवा कैसे नहीं बराबर होगा, होना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 बराबर 2/n, तो n इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो n बराबर 4 वर्ष, अर्थात 4 वर्ष में ये रसिया 2,000 वाली जोन है, यह हो जाएगी कितनी, 8,000 रुपया हो जाएगी। तरीका समझ में आया। तो ये सवाल और जस्ट ये इसके पीछे वाला सवाल, ये बहुत आते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल हैं, जल्दी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका भी काम खत्म हो गया। अब अगला सवाल देखा जाए जो आपकी प्रैक्टिस में है, ठीक ना। और ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछे जाते रहे हैं। अगले सवाल पर आ जाए, जरा सुनिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं, काम खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग भी काम खत्म कर लिया जाए ना। वो कहा जाता है ना कि काम को खत्म करो वरना काम तुम्हें खत्म कर देगा। तो आइए हम लोग काम को खत्म किया जाए। तो जरा सुनिएगा, करा ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, कर लेंगे काम। पहले तो इसका क्या ज्ञात करते हैं, हो एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, इन लोगों का देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आना जाएगा नहीं, 60 भी हो सकता है, इससे कम 60 भी है ना, सबसे कम वाला एलसीएम लीजिए 60। तो कितना हो जाएगा, इसका क्षमता 6 आ जाएगा। आपको बता दें क्षमता बराबर क्या होता है, ये होता है कार्य बटा समय, या समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा कह दीजिए, तब क्षमता इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो हमने 10, 12 और 15 कैल्शियम ज्ञात कर लिया, 60 आया। आज क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, एक ही क्षमता बराबर हो जाएगा कितना, काम बटा समय। ये समय है ना, दिन है ना, तो काम बटा समय बराबर क्षमता, काम बटा समय बराबर क्षमता, तो कितना आ जाएगा 5। इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब तीनों की क्षमताएं हमको मिल गई। हमको क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों उनका काम पूछ रहा है। तो काम क्या पूछ रहा है, कितने दिन में करेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है, 60 काम है, क्षमता कितनी है, 6 5 11, 11 4 15, 15 चौको 60, 4 दिन सबको लगेगा।
ये तो पहला प्रश्न हो गया। अगर दूसरा प्रश्न दे देता अगर इन लोगों को कि इन लोगों की मजदूरी दिया गया है 1500 रुपया तीनों लोगों को, ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोगों को, तो जरा बताओ ए कितना रुपया पाएगा, बी कितना रुपया पाएगा और सी का रुपया बता दो। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी भी जो मजदूरी होता है ना वो क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। किसके हिसाब से? क्षमता के हिसाब से। दिहाड़ी नहीं चलता है यहाँ क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। तो जरा देखिए ए की क्षमता 6 है, बी की 5 है और सी की है 4। तो जरा बताइए कुल 1500 रुपये हुआ है। तो एक ऐसा अगर निकालेंगे तो एक ऐसा कितना है? 6 है। कुल कितना है? कुल 6 5 11 11 4 15 गुणे 1500। जरा देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ये ए की क्षमता हो गई, ए का रुपया हो गया, ये 100 बार में कट जाएगा यानी 600 रुपया आ गया। बी का निकाल लेंगे कि नहीं? 5/15 गुणे 1500। तो बी का कितना आ जाएगा? 500 रुपया। सी का कितना आ जाएगा? 400 रुपया। कैसे निकालेंगे? 4/15 गुणे 100। ये हो गया क्या? दिहाड़ी। क्लियर है? ये मजदूरी हो गया। 2 सवाल बन गए। अगला सवाल बनाते हैं। अगर हम इन गधों को, ए को, बी को और सी को, इन तीनों लोगों को एकांतर काम कराने का अगर हमारा मन करे तो क्या करेंगे आप? कहिए क्या करेंगे? हम तो सवाल लगाएंगे ना। तो जरा देखिए धीरे से समझिएगा। एक दिन में ए कितना काम? 6 काम। एक दिन में बी कितना काम? 5 काम। एक दिन में सी कितना काम? 4 काम। तो 3 दिन में कितना काम मिलके कर रहे? 6 5 11 4 15 काम। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? जब ये एकांतर काम कर रहे हैं ये सब, जब तीनों लोगों का एक दूसरे से झगड़ा हो गया कि हम आएंगे तो तुम दोनों नहीं, ये करा तो हम आएंगे तो तुम दोनों नहीं, तो यो कम नहीं है, यो करा तो हम आएंगे तो तुम दोनों नहीं, इसी को कहते हैं एकांतर काम, वैकल्पिक काम। तो वैकल्पिक काम कैसे किए? 3 दिन में 15 काम। कुल कम हुआ है 60। इधर 4 का गुणा कर दीजिए तो 15 चौको 60 कमा हुआ है कि नहीं? तो अगर उधर 4 का गुणा करेंगे तो इधर 4 का गुणा कर दीजिए, आपका कितना आ गया हो? 12 दिन। कब? जब वो लोग वैकल्पिक रूप से काम करेंगे, एकांतर काम करेंगे। ये आपका अगला प्रश्न बन गया ना। इसके बाद से भी प्रश्न बना लिया जाए, जितना जगह खाली सब प्रश्नों में बना लिया जाए। अगला प्रश्न, अगर कह दे कि ये सभी के सभी लोग 3 दिन काम करके, सवाल यही है, ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है, सी 15 दिन में काम करता है, आज सभी के सभी लोग अगर कह दे कि 2 दिन काम करके छोड़ देते हैं, 2 दिन काम करके छोड़ देते हैं, शेष काम बी करे, सबसे जिससे कहेंगे आप उससे हम करवा देंगे। बताइए किससे करवा दें? ए से, बी से, सी से, सबसे करवा दें? करवा देते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों का कितने दिन का? 2 दिन। 2 दिन बाद ना छोड़ रहे हैं सब, तो 2 दिन काम इन लोगों का करवा दीजिए। तो जरा बताइए एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? एक दिन में 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं ना। तो 2 दिनों अगर कुल कमवा करेंगे तो 2 दिनों हम कुल कितने काम कर लेंगे? 30 काम। बचा हुआ काम जरा बताइए। तो बचा काम कितना महाराज? 30। किससे काम करवा दे बताइए? ए से काम करवाएंगे तो बटे 6 कर दीजिए, बी से काम करवाएंगे तो बटे 5 कर दीजिए और सी से काम करवाएंगे तो बटा 4 कर दीजिए। अगर आपको इच्छा है तो दोनों से करवाइए, तो 30/5 4 9 कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा है इन दोनों से करवाइए तो आपको 30/6 5 11 कर दीजिए। जो आपकी इच्छा है वो कर दीजिए, ठीक है ना। तो सवाल देखिए खूब ऐसे ही तो बनता है ना, ऐसे ही ना बनता है सवाल, यही ना सवाल बनता है। अगला सवाल एक बार और सुनिए। हमने 2 दिन का काम करवाया, अब अगली बार हम 2 दिन पहले कमवा छोड़वा दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं है ना। छोड़वा दे रहे हैं काम। हम क्या कर रहे हैं? ए को हम ए को छोड़वाना चाहते हैं, ए को 2 दिन पहले छोड़वा दीजिए, अब बी को 3 दिन पहले छोड़वा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 जोड़ लीजिए पहले 60। जब काम छोड़वाएंगे पहले, जब पहले का प्रयोग होगा कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले अगर कभी भी होगा ना तो काम हमेशा जोड़ लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे जोड़ रहे हैं। 60 प्लस ए को हम क्या कहें? 2 दिन पहले अगर ये बकलोलवा कमवा किया होता, अगर ये कमा किया होता तो 1 दिन में 6 काम कर रहा है ना, तो 2 दिन में 12 किया होता ना, लेकिन 2 दिन पहले ही चला आया, गुस्सा करके 2 दिन पहले चला आया, नहीं आया होता तो 12 काम किया होता, तो 12 जोड़ दीजिए। अब समझे काहे 12 जोड़े हैं। वैसे बी को 3 दिन बोले हैं ना, तो 3 दिन इसका काम अगर किया होता तो 5 या 15 काम किया होता, नहीं किया ना, लेकिन
3 दिन पहले अगर छोड़ दिया होता तो 15 काम किया होता, तो 15 इसका जोड़ दीजिए। आप कहेगा तब शेष कमाओ इन तीनों लोगों को, मतलब जो कुल काम है वो तीनों मिलकर के कितना समय लगेगा, तो बटे 6 5 11 4 15 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ये चेंज हो जाएगा, सवाल चेंज हो जाएगा, ये पहले वाला सवाल बता दिया आपको, ठीक है ना। तो बस जोड़ लीजिए, तो 60 10 70 और 2 72 और 5 72 5 77 10 87 बटा 15 सॉल्व कर ही सकते हैं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, बस कर लीजिएगा। 15 25 75 होता है ना, तो 75 और 12 बटा 15 512 बटे 15 दिन लगेंगे। ये पहले वाला काम हो गया। तो बहुत से सवाल बना सकते हैं, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल तो बहुत है, ठीक है ना। तो ये सब सवाल बनते हैं, और अभी और भी सवाल बन सकते हैं इस पर, ठीक ना। जितना आप सोच सकते हैं उतना सवाल बन सकते हैं इस पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब सवाल हो गए। अब अगला, तो देखिए प्रैक्टिस के साथ साथ ना हमको आपको ये भी समझाना है कि ये सवाल कितने बन सकते हैं। अब तो सवाल बनाना सीखेंगे आप तो लगाना सीखेंगे आप, जब लगाना सीखेंगे आप तो आपको जल्दी से जल्दी आपका नौकरी लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जरा क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा एक इमेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अच्छी बात है, क्रय मूल्य किससे अधिक है, उसके अंकित क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य 50%, अच्छी बात है। करा दुकानदार द्वारा अपनी मेज न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत छूट बताइए। हम आपको बताए थे कि कभी भी अगर इन लोगों का नाम देखने को मिल जाए, अगर आपको एक ही सवाल में अगर इन लोगों का नाम देखने को मिल जाए, इन लोगों का नाम देखने को मिल जाए, इन लोगों का नाम देखने को मिल जाए, किसका, क्रय, अंकित, लाभ, हानि या बट्टा, अगर चारों लोग अगर एक ही जगह दिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। विक्रय बराबर होता है विक्रय, क्या होता है, विक्रय। तो बताइए जरा सा, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दिया जाता है, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होता है। तो जरा नोट करिएगा, तो अंकित पर हमेशा छूट देंगे तो छूटवा हमेशा कम न होता है, तो महाराज जी न हो गया विक्रय। अंकितवा पर जो छूटवा देंगे यह ना विक्रय हो गया। तो जरा बताइए ये कैसे होता है विक्रय, क्रय पर तो 100 कितना होता है, क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ अच्छा है हानि बट्टा 100, ऐसा ना विक्रय निकालते हैं। लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं। अब इस पर सवाल बहुत बनते हैं। तो पहला सवाल क्या कर रहा है, न तो लाभ और न तो हानि। पहला सवाल, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सुनिए, क्रय मूल्य मानिए 100, 50% का अधिक अंकित कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 150 कर दीजिए, यह ना मतलब का। क्रय अगर 100 तो अंकित मूल्य 150। करा कितना छूट, हमको नहीं पता कितना छूट, छूट को x मान लेते हैं, कोनो दिक्कत है, छूट को x मान लिए, हमको नहीं पता है तो नहीं पता है, गुणे 100 प्लस, जरा एक बात बताइए, करा न तो लाभ न तो हानि, इसका मतलब है इसका मान 0 दे रखा है, तो 100 में 0 जोड़ेंगे तब भी 0 और घटाएंगे तब वो 0, तो इसको हम हटा ही देते हैं। अब बटा फार्मूले का 100, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना। 100 से 100 कट गया, बोलिए कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। 50 या 150, 50 दूना 100, ये कितना हो जाएगा, हो 300 और -3 का गुणा हो जाएगा 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, हो ना जाएगा। अब देखिए 200 इधर आएगा, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 में से 2 जा 100 बराबर 3x। तो x का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 100/3, इसी को कहते हैं 33 से 1/3% की छूट देना पड़ेगा, ना तो लाभ ना तो हानि वाले पर। लेकिन अगर यहीं पर लाभवा दे दिया होता 10%, तब आप क्या करते, सब कुछ वही करते, बस यहीं पर जो 100 और यहाँ पर 0 लिखे थे, ना तो लाभ ना तो हानि में, यहीं पर 110 हो जाता, वो यहीं पर 110 हो जाता है। और सवाल ऐसे भी देता है, तो ये 2 सवाल हो गया। अगर 10% लाभ पर बना रहा है तो उसको 10% का लाभ चाहिए, तब अभी हम ज्ञात कर सकते हैं छूट, ठीक है ना। और अगला सवाल ये भी बना सकता है, डायरेक्ट क्रय मूल्य का दाम दे दे, मान लीजिए 1500 रुपया, अंकित मूल्य दे दे आपको 5000 रुपया, लाभ दे दे आपको 30%, तो कह दे कि हमको छूट बताओ, तो भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट यानी 3 सवाल इस पर बनते हैं। तो ना तो लाभ ना तो हानि वाला सवाल, 10% लाभ वाला सवाल, अब बाकी तो सिंपल सवाल। कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पर चला जाए। अब अगला सवाल देखा जाए कि क्या है। हाँ, तो अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है।
फिर उसके बाद से वृद्धि होती है, उसके आय में 20% की, फिर खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है, किसमें करा, बचत में वृद्धि हो रहा है। आइए देखते हैं। तो इसमें जानते हैं पहली बात सिंपल सा बात है, आय लिखिए, व्यय लिखिए, आप बचत लिखिए, पहला काम तो ही करिए। और उसके बाद फिर देखिए पहली बात क्या कहा है, पहली बात सीधा सीधा कहा है 75% खर्च करता है। तो इसका मतलब 100 कमाता है, 75 खर्च करता है, तो 25 बचाता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? रत्ती भर नहीं है। दूसर की बात क्या, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 20% वृद्धि हो जाए, लीजिए इसका वृद्धि हो गया भैया 100, यानी 120 हो गया, 20% वृद्धि तो 120, इसमें 20% की वृद्धि हो गया। तो क्या कर रहा है, तब वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, यानी 75 में 10% की वृद्धि कर लेंगे तो 110 ना हो जाएगा। तो इसको जरा काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। आ 2 पच्चे 10, किससे काटे हो, 2 से काटे हैं, 5 से काट देते हैं ना, 5 दूना 10, आगे कितना 15, तो कितना हो जाएगा 15 दहाई में 150 और 1 9 15, यानी 165 बटा 2, IC को काट देंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 82.5 आ जाएगा। हाँ इतना आ जाएगा, ठीक ना, 82.5। इसका मतलब व्यय आपका कितना रुपया हो गया है, 82.5 रुपया, और आपका आय कितना 120 रुपया। तब बचत कितना हो जाएगा 120 माइनस 82.5। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 12.5 इधर है, 20 उधर है, कितना हो जाएगा वो, सॉरी 17.5 इधर है, तो 37.5 आ जाएगा। हाँ यही आएगा, ठीक है ना, ये बचत आपका आ गया। अब जरा बताइए, सीधे सीधे दिख रहा है कि 25 से 37.5 हो गया, वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया ना, तो कितने की वृद्धि हुआ है। तो ये क्या करते हैं, वृद्धि ज्ञात करने के लिए, वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर कितना हुआ 12.5। अब बटे किस से हुआ है वृद्धिया, 25 से ना, तो किस से 25 से गुणे 100, 25 चौक को 100, अब इसी का गुणा कर लेंगे तो 12 चौक 48, और ये 4 कितना हो जाएगा 0.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 2, यानी कितना हो जाएगा 50%, यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी 50% की, और दिख भी रहा होगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, आय व्यय बचत जो भी दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये सवाल हो गया आपका। अब पहली बात जो करा उसको लिखिए, दूसरी बात जो करा। अगला सवाल देखिए जरा सा, अरे नोट करिएगा सवाल, अच्छा सवाल है। क्या करा सुनिएगा, करा 25 25 2 बार, 36 36 46 46, कुछ भी लिख दीजिए 2 2 बार, यानी देखिए 2 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो पूछ रहा किससे कटेंगे, तो 2 अंक रिपीट हुआ ना, तो 2 ठो 1 लिखिए, बीच में 0, 2 1 बीच में 0, 2 1 बीच में 0, 2 1 बीच में 0, 101 से कट जाएगा। अगर यही संख्या 3 बार रिपीट होती, मतलब देखिए जरा सा क्या कर रहे हैं, 25 25 25, तो 3 ठो 1 लिखिए। आप बीच भर में 0 रहना चाहिए, साइड में नहीं, बीच भर में, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 36 36 36, 3 ठो लिखिए 1, आप बीचवा में 0, और कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर 48 48 48, लेकिन रिपीटेशन होना चाहिए, नहीं कि 48 84 84 48, ऐसा नहीं, 48 48 48, तो कितना 1 2 3। अब अगर आप कहेंगे, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको 4 बार लिख दें, मान लीजिए 26 26 26 26, चलिए एक बार और लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ठो 1 लिखिए, बीच में 0 लिख दीजिए, इसी से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, नोट करके लिख लीजिएगा। और एक और बताते हैं, ये जो 101 है ना, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन, तो आइए थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो टोटल अभाज्य संख्याओं की अगर संख्या बात करें 1 से लेकर के 100 तक, कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। पहले तो ये जान लीजिए सबसे छोटी कौन होती है, 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, 3। एक तो खास बात है 2 की, ये ठो अकेला एकमात्र खिलाड़ी है जो अभाज्य संख्याओं में सम है, ठीक ना, एकमात्र खिलाड़ी है कि ये सम है और अभाज्य भी है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबके सब विषम होती हैं, सबके सब क्या होती हैं, विषम होती, सम नहीं होती है, ठीक ना। पहली बात ये समझ लीजिए। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में नोट लिखिएगा, 1 से लेकर के अगर 100 तक की बात करेगा तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्या की बात करेगा अगर तो
कितने 25 है। अगर इनके योग की बात करेगा तो लिखिएगा 1060 है। अगर इनके औसत की बात करेगा तो लिखिएगा इनका औसत 42.4 है। अगर बात करें 1 से लेकर के 50 तक तो नोट करिएगा 15 संख्याएं हैं। इनका औसत, इनका योग कितना 328 है। औसत की बात करें तो कितना इनका 21.84 या 87 लगभग है, ठीक ना, वो काउंट कर लीजिएगा। अच्छा 1 से लेकर के 50 तक, अगर 50 से लेकर के 100 तक, ये यहाँ 328 से 15 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्या है? 10 संख्या है। इनका योग कितना होता है? 732। नोट करिएगा इनका औसत कितना होता है? 73.2, ठीक ना। अगर कहेगा क्वेश्चन कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है तो आप लिखिएगा 129। और आपको खास बात बताया कि जो 10वीं संख्या यानी जो 10वीं अभाज्य संख्या होती है वो होती है 29। क्या होती है? 29। और एक और बताया कि अगर 9 संख्या यानी प्रथम अगर 9 संख्याओं की बात करेगा तो उनका जो योग होता है वो होता है 100, क्योंकि 29 निकल जाता है। तो अगर इनका औसत हो जाएगा तो 12.9 हो जाएगा। इनका औसत हो जाएगा तो 100/9 करेंगे ना, तो 100/9 करेंगे तो 1101/9 हो जाएगा। ये इसका औसत हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर यहीं पर एक बात और बता दो, औसत वाला 1 से लेकर के 200 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 46 है। कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 46। 1 से लेकर के 2 तक, ठीक ना। रेलवे में तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेकर के 200 तक कुल कितनी विषम भाज्य संख्याएं हैं। तो ये महाराज ये 2 भर निकाल देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? तब उसका आंसर हो जाएगा है 45। कुल कितने हैं? 46 हैं। तो यह भाज्य संख्याओं का पूरा कहानी भी आप समझ गए। आज सबसे छोटी 3 अंकों की भाज्य संख्या 101, ठीक ना। 2 अंकों की आप बताइएगा, 3 अंकों की साथ साथ में आप बताइए सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो गया। तो सब कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में नोट हो गए, ठीक है। चलिए अब अगला फल देखा जाए। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब आपकी परीक्षाओं में इधर उधर कहीं कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्यों अभाज्य संख्याओं को जानते हैं, थोड़ा याद कर लेंगे ना तो ज्यादा फायदा रहेगा। रीजन क्या है ना, वहां पर आपको लगाने पड़ेंगे। अगर 1 से 100 तक का क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो सीधा उत्तर मार देंगे। अगर योग पूछेगा तो 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं का 1060 मार दीजिए, ठीक ना। तो कुछ भी पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कर रहा है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी गोला की बात कर लिया जाए तो गोले का आयतन लिखिएगा 4/3 πr³। वक्र पृष्ठ इसका लिखिएगा, वक्र पृष्ठ इसका जो होता है 4πr² होता है, ठीक ना। ये गोले की बात अगर करना तो एक तो बात बताइए जरा सा, अगर इसके किसका दे रखा है? वक्र पृष्ठों का अनुपात इनका दे रखा है, तो वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना दे रखा है? 4:9 दे रखा है। तो देखिएगा कभी भी ये जो नियतांक वाले होते हैं ना वो हटा दिए जाते हैं तो क्या बन जाएगा, यानी r बच जाएगा। तो r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, इसका मतलब r1/r2 का होल स्क्वायर। तो जब हम यहीं से r1/r2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक करोनी में हो जाएगा 4/9 r1/r2। तो यहां से क्या हो जाएगा? r1/r2 का मान कितना हो जाएगा? 2:3 ये हो जाएगा। आज जब हमको r1/r2 मिल गया तो हमको क्या ज्ञात करना है? आयतनों का अनुपात, यानी आयतन फर्स्ट बटा आयतन सेकेंड। तो हम आपको बता दें कि जो भी देखिए यहाँ पर कितना घात है, यहाँ पर 2 घात के रूप में है, ये इधर 1 घात के रूप में है, तो इधर इसको क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाएगा। अगर इधर वाला पूछता है इधर वाला तो घनमूल हो जाता है, इधर पूछता तो ये घन हो जाता है। तो देखिए वही होगा। अब देखिए त्रिज्याओं का अनुपात कितना? 2:3। तो 2/3 का क्या नियतांक हटा देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। यही आपका आंसर हो जाएगा 8/27, ठीक ना। और ये जो सवाल है इसका पूरा डिटेल एकदम हम प्रीवियस वाले में पूरा इसका बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे भी आता रहेगा, इसको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो ये अनुपात वाले फल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 90% और 97%, यानी एक तो देखिए 90% है, एक तो करा है 97% है, और इसको मिलाया जा रहा है 94% वाले और 21 लीटर का घोल है। यानी जो 94% वाला है इसी का मतलब है 21 लीटर। कितना है? 21 लीटर। तो कुछ नहीं, जब कभी भी एक घोल को घोल नंबर 1 को घोल नंबर 2 से मिलाया जाता है तो एलिगेशन मेथड अनुपात ज्ञात करिए। 3 आ गया, इसका अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया, 3:4। देखिए जरा सा, पूरा घोलवा की मात्रा है 21 लीटर, इसका मतलब है कि 3 और 4 का पूरा मनवा 21 ना। तो 3 + 4 बराबर 21 है, अर्थात 7 बराबर अगर 21 तो 1 बराबर 3 ना आया। अगर 7 बराबर 21 तो 1 बराबर 3। तो क्या पूछ रहा है? घोल नंबर 2 यानी दूसरे घोल की मात्रा पूछ रहा है। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 3 अर्थात 12 लीटर। अगर पहले वाला पूछता तो क्या हो जाता है? 3 गुणे 3 अर्थात 9 लीटर। आप दोनों को जोड़ लीजिए तो 21 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर घोल की मात्रा दे रखा था, हो सकता है इसकी मात्रा दे देता है, तब हम क्या करते हैं? अगर मान लेते इसकी मात्रा दिया होता
30, तब हम क्या करते, इसका भाग आया 3, यानी 3 बराबर हम क्या करते 30 के, तो 1 बराबर आ जाता आपका 10, तो अगर 1 बराबर 10 आता तो 4 बराबर हो जाता 40, तब ये होता था। उसी तरीके से इस सवाल को भी दे सकता है, इसको भी कह सकता है कि अगर इसकी मात्रा रहे 40 तो 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10 हो जाता है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर पूरी मात्रा दे रखा था, अलग अलग भी मात्रा दे सकता है, बस अनुपात ज्ञात होगा ना तो आप कुछ भी ज्ञात कर लेंगे। अगले सवाल की प्रैक्टिस करा जाए, ठीक है। तो थकिएगा नहीं, साथ में बस लगे रहिए, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान रेडियन में बताना है। किसमें, रेडियन में। तो जरा ये नोट करिएगा, आंतरिक कोण का अगर योग की बात करें, आंतरिक कोण का योग की बात करेंगे तो फार्मूला नोट करिएगा, n-2 इंटू 180। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करेगा तो नोट करिएगा n-2 इंटू 180 बटा n। अगर यहीं पर बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण का जो योग होता है, बाह्य कोण का जो योग होता है, नोट करिएगा इसको, ये होता है 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण की अगर बात करेगा तो प्रत्येक कोण जो होता है वो होता है 360 बटा n। अगर वहीं पर नोट करिएगा विकोणों की संख्या, विकोणों की संख्या, विकोणों की संख्या कितने, ये सब सवाल पूछा जाता है n×n-3/2। ये 5 फार्मूले हैं, पांचों फार्मूले याद रखे रहिएगा, आपकी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। तो जरा देखिएगा, सवाल को सुनिएगा, क्या कह रहा है कि सम अष्टभुज, ये इसका मतलब हुआ अष्टभुज, n का मतलब 8 दे रखा है। और क्या पूछ रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का है, प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका मतलब इस वाले फार्मूले को चिल्ला करके कह रहा है कि लगाइए। तो क्या कर लेंगे, n का मान 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जा 6 आ गुणे 180 आ बटा n का मान 8, यही ना। तो जरा देखिए, 21 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 आ 2 चौको 8, और 4 से कट जाएगा ना, 4 चौको 16 आ 4 पचे 20, 45 तिहाई 135 डिग्री। लेकिन ये रेडियन में पूछ रहा है, तो जब रेडियन में पूछेगा तो जानते हैं क्या करेंगे, पाई बटे 180 करेंगे। और अगर कोण में पूछता तब जानते हैं क्या करते हैं, 180 बटा पाई करते हैं। नोट करिएगा इस बात को कि अगर रेडियन में पूछेगा तो पाई बटे 180, कोण में पूछेगा तो 180 बटे पाई। तो जरा देखिए 45 कितना बार में हो, 3 बार में, आप 45 चौको यानी कितना हो जाएगा 3 पाई/4, यही इसका आंसर होगा। तो नोट करिएगा फार्मूला, फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अगर कह देता विकोणों की संख्या बताओ हमको, विकोणों की संख्या करने के लिए n का मान कितना दिया था 8 ना, तो क्या कर देते 8 गुणे 8 में से 3 जा 5 आ बटा 2, 2 चौको 8, तो कितना हो जाता हो 5 चौको 20। कितने विकोण होते 20, कितने होते हैं 20 विकोण, ठीक ना। बस तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, अगर फार्मूला नोट कर रहेंगे ना तो सब सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, करा ए और बी को मिलकर के काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, आप बी को अकेले काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। कभी भी अगर ये बात करें दो लोगों में कि एक को काम करने में दोनों की तुलना में पहले वाले को इतना दिन अधिक, दूसरे वाले को इतना दिन अधिक, तो दोनों का कमावा जानते हैं क्या, मान लीजिए मान लेते हैं कि x दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए को 4 दिन अधिक लग रहे हैं, मतलब x + 4, सच्चाई है ना। आप बी को 16 दिन अधिक लग रहे हैं यानी x + 4 है। तो बस क्या करते हैं, जरा देखिए 1 बटा x + 4 कर लीजिए, आप प्लस 1 बटा x + 4 कर लीजिए, और यही दोनों मिला करके इसके बराबर होगा ना। बस अब तगड़ा में लगाना चाहते हैं तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो 4 दिन अधिक दे रहा, 16 दिन अधिक दे रहा, इन्हीं लोगों का गुणा कर लीजिए, तो 16 चौको करने में 64, आपका उत्तर आ जाएगा 8 दिन। लीजिए आप जल्दियों में लगा लिए। ई है फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका, ठीक है ना। लेकिन बेस तो समझना जरूरी होता है ना। अगर इस वाला 3 लोग दे दिए होते तब क्या करते, तो बेस तो समझना जरूरी है ना। तो बेस से भी लगा लीजिए, तो इन दोनों का नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा x का x में गुणा होगा x², और इन दोनों का गुणा होगा x का 16 में तो 16x, और इस x का 4 में तो 4x, यानी कितना हो जाएगा 20x, आप + 16 चौको 64 बराबर इधर 1/x है, और इधर आ जाएगा तो x + 4 है, आइए इधर जाएगा तो x + 4। बस अब इसी को कर लीजिए, देखिए x 2x 16 4 20, और x का इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x² + 20
सॉरी 20x, x का गुणा भी होगा ना 20x, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64, 20x से 20 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 आया। तो बताइए x बराबर 8 दिनवा नहीं आया, तो ऐसा लगा लीजिएगा ना। तो कभी भी अगर ऐसा कहेगा 4 दिन अधिक 16 दिन अधिक, करने में 4 × 16, ठीक ना, 5 दिन अधिक 10 दिन अधिक, करने में 5 × 10 = 50 दिन अधिक, ठीक है ना। बस बाकी दशमलव में आता है तो वो दिन घंटे घंटे में भी तो आता है ना काम, बस जैसे फई भिन्न में आता है काम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब अगला फल देखा जाए। हाँ सुनिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा 12 है। मान लेते हो संख्या x और y है, और हम आपको बता दें कि मौसा हमेशा इन संख्याओं में होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब मौसा का मनवा कितना दिया है? 12 दे रखा है, तो इसका मतलब पहला संख्या हो जाएगा 12x और दूसरा का हो जाएगा 12y, और इन्हीं का गुणनफल दे रखा है 2160 के बराबर। तो बस अब 12 से इसको काटिए तो 12 का नंबर 12 और 12 × 96, फिर 12 से इसको काटिए तो 15 बार में कट जाएगा। यानी x और y का गुणा कितना आया? 15। इसको समझिएगा अब यहाँ पे पहली बात, जब गुणा आ गया इन दोनों का तो x × y बराबर 15, तो पहला इनका गुणनखंड क्या बनेगा? 1 और 15, बोलिए सही है कि नहीं। दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा? 3 और 5, बोलिए सही है कि नहीं। अगला वाला जो गुणनखंड है वो कोनो नहीं बनेगा। तो कुल कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिसका मौसा 1 हो, और वो जिनका मौसा 1 यहाँ पर होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य माने दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हो, और वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए दोनों एक दूसरे का। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जिनका मौसा 1 होता है। तो जरा देखिए 1 और 15 का मौसा 1 आया, इसका मतलब 1 सही है, एक जोड़ा बनेगा। 3 और 5 का मौसा 1 होता है, इसका मतलब 1 सही है। इसका मतलब है कितने जोड़े बने हो? तो 2 युग्म बने, 2 जोड़े बने। इसका आंसर आ गया आपका 2 युग्म। लेकिन अगर क्वेश्चन कर देता वो संख्या बताइए, तो संख्या भी आप बता देते। कैसे? मौसा 12 है ना, तो पहलका वाला संख्या ज्ञात करते तो क्या हो जाता है? 1 में 12 का गुणा आप 15 में 12 का गुणा। दूसर का संख्या का हो जाता हो 3 में 12 का गुणा आप 5 में 12 का गुणा। बस ये जो आता संख्या है 12 का नंबर 12, 12 15 में कितना होता है? 180। ये 12 3 36 और 12 25 60, 36 और 60 हो जाता है। ये संख्याएं हो जाती वो, ठीक ना। तो बस ये सब सवाल हैं। चलिए तो इसका आंसर आ गया 2 युग्म, ठीक ना। इस पर जोड़ वाला भी बनता है, वो भी आपको बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे गुणनफल दे रखा ना, वहाँ पर योग वाला दे देता है और कुछ नहीं करता है। चलिए अगला फल देखिए, कर रहा है साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। ब्याज कौन सा है? साधारण ब्याज है। कर रहा है कोई धन मान लेते हैं 100 रुपया है, कितने वर्ष में? कर रहा है 8 वर्ष में 5 गुना, माने 500 रुपया हो गया। बोलिए सही है कि नहीं। तो है क्या आपका? ई है मूलधन, है क्या है आपका? मिश्र धन। तनी बताइए बेजवा कितना हो जाएगा? तो बेजवा कितना हो जाएगा? 500 में से 100 हो जाए 400 रुपया। तो फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो ब्याज कितना है? 400 बराबर मूलधन कितना है? 100 है ना मूलधन, आ गुणे दर कितना है वह तो ज्ञात करना है, आ समय है 8 वर्ष बट्टा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 8 × 5 = 40, कितना आ जाएगा? 50% आपका दर है। बस ऐसे सवाल में समझ गए क्या करना है। बस अगर कह देता ना इसी सवाल के आगे कह देता कि यदि कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो उसी दर पर 6 वर्ष में कितना हो जाएगी? उसी दर पर, यानी दर का कितना मिल गया आपको? 50%। समय कितना मिल गया आपको? 6 वर्ष, ठीक ना। तो कितना गुना करा है? 8। मान लीजिए यहाँ पर 5 गुना करो ना, 8 गुना। 8 गुना होने का मतलब 100 पहले था, अब 800 हो गया। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया हो? ब्याज मिल गया आपको 700। तो रुपया नहीं ज्ञात कर लेंगे। 700 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा मूलधन, अच्छा कितने वर्षों में? वर्ष पूछेगा, सॉरी
कितने वर्ष में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 बराबर 100 आगुड़े रेटवा है 50%, समैया हमको नहीं पूछेगा वही, अब बट्टा 100 इससे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 5 दूना 14, 14 वर्ष में हो जाएगा, 14 वर्ष में हो जाएगा वो 8 गुना 100 रुपये वाली रफिया 800 रुपया हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये सब सवाल है इस पर। चलिए अब अगला फल देख लेते हैं। संडे रिवीजन है तो थोड़ा तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते का चीज, एक हफ्ते का कलेक्शन एक दिन में आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना मेहनत से, कहा जाता है ना संघर्ष करते रहिए, ठीक है ना। कहा जाता है एक तो बात सुनिएगा कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जो भी करो हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो, उस श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब मान लीजिए 2 5 8 11, हम आपसे पूछे हैं इसका अंतर समान है कि नहीं, तो कहेंगे जी बिल्कुल है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 बिल्कुल है। इसका अंतर क्या है, समान है ना, तो इसका अंतरवा देखिएगा जरा सा, समान अगर तो समांतर श्रेणी, तो इसका मतलब इसका कुछ नोट पढ़ लिया जाए। तो इसका प्रथम पद होता है ए, सार्वंतर माना जाता है डी, ठीक ना। पदों की संख्या वो होता है यन, और पदों का योग अंतिम पद होता है यल या टीयन, ठीक ना। ये अंतिम पद होता है, इसी को यनवा पद भी बोलते हैं, अंतिम पद को ही यनवा पद बोलते हैं। अगर पदों का योग की बात करें, या सब क्या लिख रहे हैं, सोच रहे होंगे आप, सवाल पूछता है आपसे, ठीक ना। अब जरा नोट करिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, पदों का योग कितना लिख दिया, एस एन, यहाँ पर हो गया ना। अब इसका फार्मूला आपको बता रहे हैं, देखिए सुनिएगा। अगर प्रथम पद ए है और हमने बोला क्या, इसका अंतर देखिए 3 है, हर जगह क्या अंतर 3 है, तो देखिए हर जगह 3 जोड़ने से वो चीज़ें आ रही है ना, हर जगह 3 जोड़ने से वो चीज़ें आ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या हम करेंगे, अगर हम प्रथम पद ए लिख दें और इसमें क्या कर दें, हम डी को जोड़ दें, मतलब ए प्लस डी, अगला पद तब a प्लस 2d, इसमें d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d, इसमें d जोड़ेंगे तो a प्लस 4d, इसी तरीके से करते हम चले जाएंगे। जरा बात समझिएगा यहाँ पर, अगर पहला पद है, दूसरा 2 में से एक कम, तीसरा 3 में से एक कम, चौथा 4 में से एक कम, यानी चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा आ रहा a प्लस 4d, छठवां आ रहा a प्लस 5d, 11वां आएगा a प्लस 10d, 18वां आएगा a प्लस 17d, 50वां आएगा a प्लस 49d, यनवां आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लीजिए फार्मूला आपको मिल गया है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर यहीं पर फार्मूला बात करें Sn बराबर, तो होता है n/2 a प्लस यल, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, बाकी सब यहाँ पर लिख ही दिए हैं। या इसी को कर सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये पूरा आपका समांतर श्रेणी खत्म हो गया। आप इतना तामा झामा काहे को, अब जरा सुनिएगा तामा झामा काहे को करा। समांतर श्रेणी का तीसरा पद और 7वां पद, तीसरा पद का मतलब हुआ a प्लस 2d, बोलिए हुआ कि नहीं। तो a प्लस 2d का मान कितना दिया, -9, समीकरण नंबर 1। इस सवाल को आप लगाएंगे। आपका 7वां पद, तो 7वां मान a प्लस 6d, एक कम हमेशा, ये कितना दिया है, ये दिया 11, समीकरण नंबर 2। पूछ रहा है कि 15वां पद बताओ, तो 15वां पद क्या होगा, a प्लस 14d। 2 समीकरण है तो मान नहीं निकल जाएगा, 2 ठो घटा देंगे तो a से कट जाएगा, और बाकी घटा करके d का वैल्यू निकालेंगे। जब d का मान निकल जाएगा तो उस समीकरण में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, निकाल लेंगे ना। तो जब a का मान में निकल गया, d का मान निकल गया, तो इसी में रख करके इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ आप भी करें, कुछ हम भी करें, ठीक है। चलिए ये समांतर श्रेणी का नोट्स भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये तो सरलीकरण वाला क्वेश्चन हुआ जी, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है m टू द पावर n बराबर 169। लीजिए m टू द पावर n बराबर 169, इसका मतलब हुआ ये, अगर हम m टू द पावर n को अगर हम लिखें तो 13 का वर्ग है, बोलिए है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर तुलना करेंगे यहाँ पर, तो m का मान मिल गया 13 और n का मान मिल गया 2। कोई अगर हर्ज हो तो बताइए, रत्ती भर का हर्ज नहीं है। तो किसका मान पूछ रहा है, m प्लस 1 पर कितना घात, n माइनस 1।
अब यम का मान मिला है 13 प्लस 1 और उस पर घातीय -1 यानी 2 में से 1 जाए 1 तो कितना हो जाएगा हो 13 1 14, 14 पर कितना घातीय घात अर्थात 14। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। एसएससी का पूछा गया सवाल है ये, ठीक ना। 2016 CPO-SI एग्जाम होता है ना एसएससी में। अगला फल सुनिएगा, कह रहा है 30% वाले एल्कोहल को 30% वाले एल्कोहल को 50% एल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। लीजिए, अगर इसको इसके साथ मिलाया जा रहा है तो हमेशा एलिगेशन मेथड कितना वाला बना रहा है, कर आप 45% वाला बना दीजिए। ये नहीं कर आपका सवाल, तो मिला दीजिए, बना दीजिए। दिक्कत क्या है आपको, ये 5 हो गया और ये कितना इसका अनुपात हो गया जी 15, यानी 5 3 15, 1:3 का अनुपात हो गया। क्या दिक्कत है, आपका आंसर आ गया 1:3। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा एक शहर में पेड़ों की संख्या 1,76,040 है। बहुत ज़्यादा पेड़ है, ठीक ना। तो कह रहा है यदि पेड़ों की संख्या 5% की वृद्धि होती तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या होगी। 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो कभी भी अगर पहले का पूछे तो ज़रा देखिए क्या करते हैं। ये कितना है 1,76,040। अब क्या हो रहा 5% की वृद्धि, तो पहले का पूछेगा तो नीचे इसको लिखेंगे, यानी 105/100, ये 105। तो ये 5 20 संयम 100 और ये 21 बार में कटेगा 5 से, ये फिर 20 बार में और ये 21 बार में, है ना। तो 21 संयम कितना होता है वो 481, और 481 को 4 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट जाएगा, यानी 40 बार में हो जाएगा बस। तो 40 × 20 × 20 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16,000 रुपया। अरे रुपया नहीं है, ये पेड़ों की संख्या है। कितना आ जाएगा 16,000 पेड़ आ जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो जब पहले वाला पूछेगा तो जो वृद्धि या कमी होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। कहाँ होता है, नीचे होता है। बाद वाला पूछेगा तो वृद्धि या कमी ऊपर होता है। कहाँ होता है, ऊपर होता है। अगर आप सुनिएगा, ए और बी 2 ठो पाइप हैं। पाइप वाले में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा ना, कौन भर रहा कौन खाली कर रहा है, यह ध्यान देना रहता है। अगर ये ध्यान नहीं दिए ना तो नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ए का मान कितना है, कर ए 6 घंटे में पाइप को भर रहा है और बी भी भर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, दोनों लोग भर रहे हैं, बहुत मेहनती इंसान है ना। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा जी 24 ना हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे इसकी क्षमता, तो काम बटा समय, यानी कितना हो जाएगा ये जी 24/6 4, और ये कितना हो जाएगा 3 इसकी क्षमता आ गई। यानी ए की क्षमता 1 घंटे में 4 काम करने की है, और बी की क्षमता 1 घंटे में 3 काम करने की है। तो जरा सुनिए क्या कर रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। हाँ खोल देंगे, क्या दिक्कत है। और 2 घंटे के बाद पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो पहले 2 घंटा कमवा तो करा दें। तो 1 घंटा में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 7 काम। तो 2 घंटा में कितना करेंगे, 14 काम। तो बचा हुआ काम कितना हुआ जी, बचा हुआ काम कितना हुआ, 24 में फिर 14 जाएगा, 10 काम बचा है। अब देखिए किससे करवाना चाह रहे, जिससे मर्जी, आपकी मर्जी, बताइए किससे करवा दें। अगर ए से करवाएंगे तो 10/4 कर दीजिए, आप बी से करवाएंगे तो 10/3 कर दीजिए। बी से करवा रहा तो 10/3 कर दीजिए, 3 से 1/3। अगर ए से करवाता तो 10/4 कर देते, 2.5 दिन। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मर्जी उससे आप काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। बस एकांतर काम भी आप करवा सकते हैं। एकांतर वाले काम का आप आंसर बताइएगा, ठीक ना। अगर ये दोनों लोग एकांतर रूप में भर रहे हैं, खाली वाला भी हो सकता है। अगर पहला वाला क्या कर रहा हो, भर रहा हो, ए भर रहा हो, अब बी खाली कर रहा हो, तो ए की क्षमता आई थी 4, अब बी की आई थी 3, तो बी खाली कर रहा है ना, तो माइनस ना हो जाएगा। तो 4 में से 3 जा 1, तब 1 माइनस हो जाएगा। और एलसीएम इसका कितना आया था 24, तो 24/1 अर्थात 24 घंटे में अगर ये लोग एकांतर काम करे, अगर बी खाली करेगा तो ए भरे, बी खाली करे, तो 24 घंटे में ये लोग क्या हो जाए, वो भरेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल सुनिएगा। अगले सवाल में देखिए क्या कर रहा है, tan 4 डिग्री गुणे tan कितना डिग्री है वो 43 डिग्री, tan फिर कितना है 47, और tan फिर कितना है 86 है। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए और एक ही फलन में हो, मतलब कौन कौन से फलन होते हैं देखिए, साइन कॉस थीटा फाइन थीटा, tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर इन सभी फलनों में अगर एक ही फलन यहाँ से लेकर के वहाँ तक रहे, इन लोगों का योग जोड़ने पर 90 आए, कितना आए 90। देखिए 4 और 86 को जोड़ने पर 90, 43 और 45 को जोड़ने पर 90। तो इन लोगों का गुणा एक बार अच्छे से समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा।
और इन लोगों का, इन सबको एक साथ कर दीजिए, ठीक है ना। tan 43 गुणे tan 47, इन सब का गुणा 1 होता है, अर्थात 1 गुणे 1, अर्थात आपका आंसर आया 1। तो आप क्वेश्चन बताइएगा, एक सॉल्यूशन, इसका आंसर बताइएगा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री, आंसर बताइएगा। यही चीज़ अगर काट में रहे तो उसका आप आंसर बताइएगा। बस आप समझ गए होंगे, 1 और 89 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, कई बार आएगा, है ना, तो गुणा करने पर 1 का होता है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, बता दीजिएगा। तो उस पर भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, और ये तो पूछा ही गया है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अरे बहुत लाजवाब क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। a + 1/a = 2 दे रखा है। हम बोले थे आपको, अगर a + 1/a = 2 दे रखा है तो हमेशा a का मान 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। उसके बाद से जो भी पूछे, अगर पूछ रहा है a + 3 + 1/a + 3, तो ये महाराज a + 1 = 2, क्योंकि 1 मान है, पहला चीज हो गया। अगला, अगर पूछे a³ - 1/a³, कोई दिक्कत नहीं, 1 में से 1 जा 0। अगला पूछे a पर 18 + 1/a पर 18, कोई दिक्कत नहीं, 1 + 1 = 2। अगला पूछे a² + 4a + 3, इसका वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, 1 का वर्ग 1 + 4 गुणे 1 + 3, कितना हो जाएगा? 1 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका फॉलो पूछा a + 1, यही पूछा है, 1 + 1 अर्थात 2। समझे कि नहीं? तो ये बात पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा कि अगर a + 1/a = 2 तो हमेशा a की वैल्यू 1, फिर कुछ भी पूछे, अगर a पर पूछ देता 99, a + 1/a पर 99, महाराज 1 + 1 = 2, तब वो होता है, माइनस रहता तो माइनस हो जाता। बस a की वैल्यू आप 1 रख दीजिएगा, बस यही नोट करके लिखिएगा, ठीक है ना, इसी से आपको आ जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब अगला सुनिए। अगला देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है? यह आपका है ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो ग्राफ वाला आंसर बताइए। कह रहा है किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए? पहला नहीं, दूसरा बताना है आपको। तो दूसरा सबसे कम कौन प्राप्त किया है? सबसे कम तो प्राप्त किया है F 45, और दूसरा कौन? G 50। तो इसका उत्तर हो गया G 50, हुआ ना। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगला वाला जरा क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ग D और A द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात बताओ। तो D का कितना है? 60 ही है। पहले का क्वेश्चन क्या मिल गया है? पहले का मिल गया आपको G। दूसरे का देखिए 60 है, और उसके बाद से पड़ेगा A का कितना है? वो A का है 75। तो 15 चौको 60, 15 × 5 = 75, 4:5। दूसरे का आंसर आपको मिल गया। तीसरा देखिए क्या करा है, वर्ग F के अंक वर्ग C के मुकाबले वर्ग F के अंकवा है कितने? 45 हैं। करा किसके मुकाबले? C के, 80 है। तो इन दोनों का अंतरवा कितना है? तो 35 ना अंतर है। हाँ, किसके मुकाबले? इसके मुकाबले गुणे 100। तो ये देखिए 20 × 25 100, और 20 चौको 80, यही ना हो जाएगा। हाँ, तो इसी को काट लीजिए। तो 4 × 8 = 32, और 3 बचा, 4 × 7 = 28, और 2 × 4 = 20, बस 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 3, 5 × 8 = 40, 3 × 3 = 43.75। हाँ, देखिए 43.75 आया चौथा वाला आंसर। चौथा वाला देखिए, करा यदि वर्ग A के सभी छात्रों ने अनुशासनहीनता के कारण 5 अंक गंवा दिए, तो 5 अंक ज्यों गंवाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 5 बटा A का कितना कुल हिस्सा है? 75 गुणे 100 कर दीजिए। बस और कुछ नहीं करना था इसमें। तो कितना हो जाएगा? ये 15 बार में कट जाएगा ना। हाँ, अब 15 से इसको काटिए, 5 × 15, और ये कितना हो जाएगा? हो 5 × 20 = 100। तो 20/3 यानी 6/2/3%, इसी को 6.66 या 6.67 कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा? तीसरा। तो ये चारों प्रश्न आपके मिल गए, ठीक है ना। बस, तो ये बताइएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आपकी परीक्षाओं में आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। करा एक संख्या पहले 20% कम हो जाती है, फिर कम हुई संख्या 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। बहुत गजब क्वेश्चन है। मान लेते हैं मूल संख्या कितनी थी? 100। कितनी? 100। कारनामा क्या हुआ है? इसको नोट करते हैं। कारनामा क्या हुआ है? तो मूल 100 में से क्या हो रही है? पहले 20 की कमी,
तो 20 की कमी होती है तो क्या हो जाएगा 80/100, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। फिर करा 20 की वृद्धि 120/100, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, 20 छक्के 120, 20 पच्चे 100, 5 पच्चे 25 चौको 100, 4 चौके 16 और 16 छक्के 96% आया। परसेंट मान लेते हैं और हई मान लेते हैं 100%। अब जरा बताइए मूल का जो प्राप्त हुआ है इन दोनों का अंतरवा दे रखा है 20, अर्थात 100 और 96 का अंतरवा दे रखा है 20, अर्थात 4 बराबर दे रखा है 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा वो 5। तो 1 बराबर अगर 5 तो मूल कितना था 100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 5 अर्थात 500। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यानी इन दोनों का अंतर ही तो था ना 20, तो 4 बराबर 20 तो 1 बराबर 5, तो अगर 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 500, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। तो इसमें बस ध्यान क्या देना था, मूल से कम हो गई है तो मूल 100 था और जो कम हुआ है उन दोनों का अंतर दे रखा था 20, तो हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं था। अगला करो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय करिए विक्रय करिए जो मर्जी वो करिए। क्रय था 100 आई करा इसके 80% के बराबर है, तो 100 का 80% ज्ञात कर लेंगे तो 80 न होगा हो, यानी 80 होगा। क्या पूछ रहा है? लाभ। आपको नहीं दिख रहा है कि लाभ हो रहा है कि नहीं? 80 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेची जा रहा है तो 20 रुपये का लाभ आप क्या होता है बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 20 चौको 80, 4 25 सही है में था ना 25% आपका आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल अनुपात पर भी बनाया जाता है। अगर कह देता कि क्रय और विक्रय का अनुपात अगर कह देता 5:6 है, तो जरा देखिए आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कितना का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है तो 1/5 गुणे 100 कर देते तो कितना हो जाता है 20% का लाभ हो जाता है। हो सकता है कि ये क्रय और विक्रय ये 5 दे करके ये 3 दे दे, तब आपको क्या हो रहा है हानि। तो क्या हो जाएगा 2/5 गुणे कितना 100, तब कितना हो जाता है 20, यानी 20 चौको सॉरी 20 दूना 40, 40% की आपको हानि हो जाता है। तो अनुपात में भी दे सकता है अब परसेंटेज में भी दे सकता है। परसेंटेज वाला दिया ही था, अनुपात वाला बताइए दिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ जरा सुनिएगा। करा a/b नोट करिएगा a/b + b/a - 1 बराबर 0। एक सवाल ये भी दे सकता है a/b + b/a + 1 बराबर 0। नोट करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²। इसको हम बराबर उधर भेज दें, ठीक ना, यानी इसको पहले 1 मिनट ऐसे कर लें a/b + b/a बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा a² + b² और बटा ए भी हो जाएगा ना, तो उधर जाएगा तो a भी हो जाएगा। तो a² + b² - ab बराबर 0। बस यहाँ पर कर लिया जाए तो a/b + b/a बराबर -1। तो क्या हो जाएगा ये a² + b² और ये ab नीचे एलसीएम होगा, उधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -ab। तो क्या हो जाएगा a² + b² + ab बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, a³ + b³ का मान बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन कर देगा a³ - b³ का मान बताइए। 2 सवाल लेकर के चल रहे हैं, ये इधर एक सवाल है और एक इधर सवाल है। इधर वाले सवाल में ये दे रखा है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, इधर वाले सवाल में ये दे रखा है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत? दोनों एक ही जैसे हैं। तो फार्मूला क्या होता है a³ + b³ का, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a² + b² - ab। इसका उत्तर दिख गया होगा आपको, a - b, अगले क्वेश्चन में a² + b² + ab। उत्तर दिखा कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी आई है 0, तो 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0। इसकी वैल्यू कितनी आई है 0, तो इस 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0। इसकी वैल्यू कितनी आई 0, इसकी वैल्यू कितनी आई 0। 2 सवाल हैं, दोनों नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यो हो गया। अलजबरा का भी क्वेश्चन कभी कभी आपकी परीक्षाओं में क्या होते हैं आ जाते हैं, एसएससी वाले तो पूछते हैं, रेलवे वाले भी पूछते हैं, है ना। हाँ प्रैक्टिस सेट ही मिट गया है, कितना है 21। हाँ अगला फल देखिएगा, कह रहा है निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए 6% रेट दे रखा है, एक जगह कह रहा है 5 वर्ष और एक जगह कह रहा है 6 वर्ष। अब साधारण ब्याज की अगर बात कर रहा हो तो जरा देखिए क्या करना है इनको। अगर कुल निकाला जाए 1 वर्ष का 6% तो 5 वर्ष का आप कहेंगे 30%। अगर 1 वर्ष का
छः तो 6 बर्फ का कहेंगे आप 36%। तो इन दोनों का अंतरवा कितना है 6%। और यही दे रखा है कितने के बराबर 25.8 रुपया के बराबर। तो पूछ रहा मूल राशि, तो महाराज मूल राशि हमेशा कितना होती है 100 होती है। तो बस क्या करना 100 गुणे 25.8 बटा 6, 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा ये 430 रुपया मूल राशि। समझे कि नहीं। रेट था 5 वर्ष में इतना, तो कुल 30% हो गया। 6 वर्ष में 1 वर्ष का 6%, तो 6 वर्ष का 36% हो गया। इन्हीं दोनों का अंतरवा दे रखा था 25.8, तो मूल राशि होता है 100, तो 100 बराबर कितना तिरछा गुणा कर दिए, नीचे आ गया। और कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो साधारण ब्याज पर कभी भी ऐसा फल देगा तो आप ऐसा लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला फल देखते हैं। अगला फल सुनिएगा, करा घड़ी की मिनट की सुई अगर कभी भी 7:20 पर पूछ रहा कुल कितने कोण बनेंगे। फार्मूला नोट करिएगा 30h - 11/2 यम, जहाँ h क्या है घंटा, क्या है घंटा, यम क्या है मिनट। तो क्या करना है 30 गुणे घंटा कितनी है 7 - 11/2 मिनट कितनी है 20 मिनट ना, 7:20 तो 20 बस कुछ नहीं 10 गुणा कर लीजिए। 7 × 21 210 और -110 कितना आ गया कोण बा 100 डिग्री का कोण बनेगा। 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो नोट करिएगा, अगर घंटे की सुई की बात करें तो 24 घंटे में जो टोटल 22 बार, कितनी बार 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। और वही 22 बार कोण बनता है 0 डिग्री का, और वहीं पर 44 बार कोण बनता है 90 डिग्री का। ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है 6 डिग्री का। घंटे की सुई अगर बात करें, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना। अब पूरा 360 डिग्री होता है। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला नोट करेगा 30h - 11/2 यम। अगर इसी पर कहता है कुछ भी, अगर कहता है 4:30 पर बताइए, तो कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पर एच का मान 4 रख देना है और एम का मान 30 रख देना है, बाकी साल कर लेना है, ठीक ना, आ जाएगा। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 100, अगर ये चीजें 100 से ज्यादा आ रही है ना, अरे सॉरी 360 से मान लेते हैं ज्यादा है तो 360 में से घटा देंगे, ठीक ना। अगर 360 से कम आएंगी तब वही कोण हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा आएंगी ना तो 360 से घटा देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि 360 से ज्यादा कोण नहीं बनता है। अब अगला फल देखिए। अगला फल क्या है। अगला है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। तो जरा नोट करिएगा, आयत की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होता है आयत का, होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलिए होता है कि नहीं होता है। यही कर रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है। इसका मतलब ये हो गया 5x, आई हो गया 2x। कर रहा है इसका परिमाप कितना दे रखा है 140, यानी यही दे रखा है। तो 140 बराबर 2 गुणे लंबाई कितना है 5x प्लस चौड़ाई कितना है 2x। तो 140 बराबर 2 गुणे 5 2 7x, तो 7 दूना 14, यानी x बराबर कितना आ गया जी 10 आ गया। तो अगर x बराबर 10 तो हाई कितना हो गया 50, हाई कितना हो गया 20। ये क्या है, ये चौड़ाई है, हाई क्या है लंबाई है। क्या पूछ रहा था आपका चौड़ाई, तो आपका आंसर आ गया 20। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक ना। यही चीजें वर्ग पर भी पूछ सकता है वहां पर, ठीक ना। परिमाप दे रख करके क्षेत्रफल पूछ देगा। हाँ, अगला सुनिएगा, किसी दुकान पर एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपया अधिक मिलता है। सुनिएगा, अगर कभी भी एक शब्द लगे अधिक या कम, अगर ये शब्द लगे और अगर दे रखा हो लाभ लाभ या हानि हानि, तो इन दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं। क्या करते हैं घटाते हैं, मतलब अभी समझ में आ जाएगा। और अगर दिया रहा हानि लाभ या लाभ हानि, तो इनको क्या करते हैं जोड़ते हैं। इसका मतलब है किसी भी सवाल में अगर अधिक या कम का प्रयोग किया है भाषा, और लाभ लाभ की बात करो या हानि हानि की बात करो तो घटा देंगे। अगर दोनों बात करो तो घटा देंगे, हानि लाभ या लाभ हानि की बात करेगा तो जोड़ देंगे। कैसे जरा सुनिएगा, अब सवाल पढ़िए। कर 8% लाभ के मुकाबले 8% हानि, लाभ फिर हानि क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 8 + 8 बराबर 16%। तो यही 16 बराबर जो अधिक या कम कहेगा ना उसी के बराबर कर देंगे। कितना करा 28 रुपया, बस यही करना है आपको। समझ गए,
समझ गए होंगे। तो वही पूछ रहा, तो मूल राशि बताइए, तो मूल हमेशा होता है 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 28 बटा 16, 4 चौको 16, 4 फत्ते 28, 4 25 है में ना, तो 25 सत्ते 175। आपका आंसर क्या आ जाएगा रुपया 175 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नोट करिएगा ये वाली बात, ठीक ना। अगर ये वाली बात समझ में आएगा तो वो सब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अधिक और कम का प्रयोग करेगा तो यही वाला नियम लगाइएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब अगला सुनिएगा। कर रहा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता बताइए। परिमाप बराबर क्या होता है भैया? 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं होता है? अगर वहीं पर हम आयत की अभी भी लिखे थे, तो कभी भी अगर कहे ना जितना घात रहता है, जैसे यहीं पर अगर बात करें घन, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का होता है भुजा का क्यूब। तो एक बात समझ लीजिएगा, जितना उस पर घात होता है ना वो उतनी बार बढ़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो जैसे वर्ग के भुजा को कितना % बढ़ाया गया है? भुजा को बढ़ाया गया है 10% बढ़ा दिया गया है। तो भुजा को बढ़ाएंगे 10%, तो पूछ रहा क्षेत्रफलवा में कितना % की वृद्धि हो जाएगी? तो कितना घात है? 2। इसका मतलब क्या करेंगे हम? 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा 100। फार्मूला आपको पता होगा, a + b + ab/100। ये दो लोगों का प्रभावी परसेंटेज होता है ये। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 21%, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा। हो कितना आ जाएगा? 121। क्यों? क्योंकि मूल कितना है? मूल हमेशा होता है 100, तो 100 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। क्वेश्चन अगर पूछे कितना हो जाएगा तब 121, कितना बढ़ जाएगा तब 21%। अगर यही सवाल अगर इस पर दिया होता है घन के आयतन पर कि अगर भुजा को 10% बढ़ा जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, तब क्या करते? तब 10 का बढ़ता है तो कितना होता है? 33.1। कैसे होता है? मूल मान लीजिए 100 और 110 बढ़ा दीजिए एक बार, फिर 10 बढ़ा दीजिए एक बार, फिर 10 बढ़ा दीजिए एक बार। यही कम हो यहाँ पर भी किए हैं, बस 2 के लिए वो डायरेक्ट तरीका है, लेकिन 2 से ज़्यादा हो तो आप इस तरीके लगा सकते हो, उसको भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आ जाएगा 33.1। ये हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल को देखा जाए। थकना मना है, ठीक है ना। करा किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, किसी संख्या का मान लेते हैं किसी संख्या का 80% है, इसी में अगर 80 जोड़ा जाए तो संख्या खुद मिल जाती है। क्या दिक्कत है भैया? क्या दिक्कत है? तो यही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये x गुणे 80/100 + 80 बराबर x। यही ना बोला है, किसी संख्या का 80% मान लेते हैं, संख्या क्या थी? वो x थी। 80% में 80 जोड़ने पर वो संख्या मिल जा रही है। तो देखिए क्या कर लेते हैं, 20 चौको 80, 20 25 100, और ये उधर चला जाएगा तो 80 बराबर क्या हो जाएगा? x - 4x/5। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा? 5x में 4x यानी x/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 यानी 400, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते। देखिए 80% क्या करा? 80% में यानी एक, देखिए एक 80 मान लीजिए, अमूल कितना था? 100 था, ठीक ना। तो ये बताए 20 चौको 80, 20 25 100, इनका अंतर कितना है? 1। और यही जो अंतर हुआ ना वही 80 के बराबर कर दीजिएगा, यानी 1 = 80। तो 1 = 80, तो कुल कितना है? मूल कितना है? 100 ना, यानी 5। तो 5 बराबर यानी 5 × 80 = 400। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी सवाल लगाएगा उससे लग जाएगा। किसी संख्या, अरे एक आता किसी संख्या का 50% में 50 जोड़ने पर वो संख्या खुद प्राप्त होती है, तो क्या कर लेंगे? देखिए यहाँ पर 50% का, यहाँ पर 80 था, 50 को लीजिए, यहाँ पर 100 था, तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 2 अंतर कितना? 1 बराबर 50 के, तो कितना हो जाएगा? ये 2 बराबर, तो 100 के। बाकी सवाल लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वो संख्या खुद प्राप्त होती है, वो संख्या है कौन सी? आपको उत्तर मिलेगा 100। क्या मिलेगा? 100 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखा जाए। हाँ सुनिए अगला सवाल, सुनिएगा। करा ए और बी एक काम को 72 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में? 72 दिन में। बी और सी एक काम को कितने दिन में? 120 दिनों में। सी और ए कितने दिन में भैया? ये 90 दिनों में। तो इनका क्या ज्ञात कर लेंगे हम? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 हो जाएगा ना। हाँ 360। तो कितनी बार में कटेगा? ये 5 बार में। 360 को 72 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 360 को इससे काटेंगे तो कितना बार में? 3। इसकी क्षमता 3 आ गई और इसकी क्षमता 4 आ गई। यानी ए प्लस बी की क्षमता 5, बी प्लस सी की क्षमता 3, सी प्लस ए की क्षमता 4। क्या वही काम करने में?
तो पूछ रहा है तीनों का काम, तो जरा देखिएगा तीनों का कमवा निकालेंगे तो कुल कितना 360 है ना। आज जब इन लोगों को जोड़ेंगे ना तो ये लोग दो बार आएंगे। देखिए ए 2, बी 2, सी 2। इसका मतलब यहाँ पर हम 2 गुना है, इनकी क्षमताएं 2 गुना कर देंगे, माने कुल कमाई का 2 गुना। अब बटे 5 3 8 और 8 4 12 कर देंगे, बस इसी को कर ले। तो 12 3 36 और 30 दूना 60 दिन। और नहीं तो एक और तरीका है, इनको ऐसे भी लगा सकते हैं 1/72 आप प्लस 1/120 आप प्लस 1/90, ठीक ना, ये भी कर सकते हैं। और जब ये आएगा तो इसमें गुणे 1/2 कर देंगे, और जो आएगा फिर बाद में जब दिन निकालेंगे तो इसको हम ऊपर कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, वही आपका दिन आ जाएगा। क्योंकि ये क्या आता है, ये आपकी काम समय आता है, अरे सॉरी क्षमता आता है ये, ठीक है ना। वो क्षमता को उल्टा कर देंगे तो दिन निकल जाएगा। तो ये भी आपका हो गया, इसका आंसर मिल गया आपको 60। चलिए, अगर यहाँ पर ये भी पूछ सकता है तीनों का काम मिल गया ना 60 दिन में, अगर पूछता ए का काम निकालिए तो क्या हो जाता है, तो बी प्लस सी वाले को 60 से घटा देते, ठीक ना। हाँ, बी प्लस सी वाले को 60 से घटा देते। बी का काम निकाले तो सी प्लस ए वाले को 1/60 से घटा देते, 1 करके। तो तीनों लोगों का काम भी अलग निकाल सकते हैं आप। हाँ, अगला जरा देखिए, कह रहा है 1000 और 2000 के मध्य, 1000 और 2000 के मध्य 341 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो काटने पर 5 शेष बचे। पहले 341 शेष को काट दीजिए, तो 3 बार में कटेगा। 3 1 का नाम 3, चौक को 12, 1 आया ना, 3 3 का 9 1 10। कितनी बार में कट जा रहा है, ये 2 बार में कटेगा ना, सॉरी ये 2 बार में। तो 2 1 का नाम 2, और 2 चौक को 8, और 2 3 6। ये कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना है 9 में से 3, 318। देखिए जो शेष बचेगा ना उस पर ध्यान नहीं देना है। अगला काम करें, फिर 341 से, अब यहाँ पर कुछ एक नोट और एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। फिर 341 से 2000 को काटिए तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। 6 बार में तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 6 18, हाँ 5 बार में जाएगा। 5 1 का नाम 5, 5 चौक को 20, 2 आया, 5 3 15 2 17, ये 5 हो गया। और ये कितना हो जाएगा जी 9, और ये कितना आ जाएगा हो 9 में से 5 जा 2, ये होगा 295। देखिए जो शेष है ना उसको छोड़ दीजिए। ये जो ये 5 आ रहा ना, आपको पता होगा ये क्या होता है, ये कहलाता है क्या, भाजक। ये भाज्य कहलाता है और ये भागफल कहलाता है। तो भागफल जो आया है जब कहेगा 1000 और 2000 के बीच में, तो इसके भागफल में इसके भागफल को घटा दीजिए, यानी 5 में से 2 को घटा दीजिए, 5 में 2 को घटा दीजिए 3। ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था। अब सवाल बता देते हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच में 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना। 100 में 7 से काट दीजिए, तो 7 का नाम 7, 3 बचा 30 हो गया, 5 चौक को 28। शेष को हम बोले हैं कि कोई ध्यान नहीं देना है। 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर के 100 के बीच में 7 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, 7 से कट जाएंगी। अगर यही कह देता कि 100 से 400 के बीच में 7 से कुल कितनी संख्याएं कटेंगी, तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक कुल 14 आया ना, फिर 7 से भाग दीजिए किसको, 400 को। 7 से एक बार 100 को भाग दे चुके हैं ना, अब 400 को भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35, 5 आया 7 7 49, 1 फेफ आया, उसको हम बोले ध्यान नहीं देना है। तो बात क्या है, देखिए 1 से लेकर के 400 तक कुल कितनी संख्या कटेंगी, 57 ना। 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी कटेंगी, 14 ना। लेकिन हमको चाहिए बीचवा में, तो क्या कर देंगे 57 में से 14 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। यानी 43 संख्या ऐसी हैं जो 100 और 400 के बीच में 7 से कटेंगी। 57 इतनी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के 400 तक कटेंगी। 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के 100 तक 7 से कटेंगी, 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो ये भी आप तरीका सीख गए होंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना आया था, वो 3 ना। चलिए अब अगला फल देखा जाए। हाँ, अगला फल देखिए, कर आप प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ, है ना। फार्मूला क्या है, अगर प्रथम की बात करता है तो प्रथम में अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात करेगा, अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं योग की बात करें तो नोट करिएगा n × n + 1/2। औसत की बात करें तो n + 1/2,
ठीक है। अगर वहीं पर प्रथम, ध्यान से सुनिएगा, शब्द लगाएगा प्रथम मतलब एक से शुरू, प्रथम का मतलब होता है एक से शुरू। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग की बात करेगा तो फार्मूला लिखिएगा n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बटा 6। औसत की बात करेगा तो n हटा दीजिएगा, यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। अगर वही प्रथम किनका घनों की, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग की बात करेगा तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। अगर वही बात करेगा औसत का तो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 कर देंगे। अगर विषम संख्याओं के योग की बात करेगा तो विषम का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर, और पदों का जो औसत होता है सॉरी वो n होता है। अगर सम की बात करेगा तो सम का योग क्या होता है, तो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है, औसत क्या होता है n प्लस 1 होता है। ये सब फार्मूला नोट करिएगा, 5 दूना 10 फार्मूले हैं, है ना। तो 10 फार्मूला आपका सवाल क्या था, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। ए महाराज यहाँ जो 13 नहीं रख देंगे, n का मान 13 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी सवाल बहुत से इस पर बन जाएंगे। चलिए यहीं पर एक हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा फैक्ट सुनिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट सुनिए, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 10 रहे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 100 रहे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 1000 रहे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 10। चलिए इतना कर देते हैं। तो अगर कभी भी अगर ऐसा फल है ना तो देखिए 10 का आधा होता है 5, एक बार और लिख दीजिए, 100 का आधा होता है 50, एक बार और लिख दीजिए, 1000 का आधा होता है 500, एक बार और लिख दीजिए। अब इसका बता दीजिएगा आप आंसर, ठीक ना। ये एक तरीका है, इसको नोट करिएगा, सवाल आते हैं। सवाल आएंगे तो देख करके तुरंत क्या कर लेंगे, मार लेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ अगला फल जरा देखिएगा, कह रहा है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटा कितना दे रखा हो 7 बराबर x वाई बटा 4 दे रखा है, ठीक ना। ये इतना दे रखा है। चलिए तो अब देखिए इसका क्या पूछ रहा है, x वाई की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। इसके बटे 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो ये बताइए। अगर यहाँ पर देखा जाए इसके बटे 1 है तो कभी जो बटे होता है ना यही इसका अनुपात भी होता है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 1 के अनुपात है, इसको k मान लेते हैं। और x प्लस वाई का अनुपात किस में है, 7 के अनुपात में है। और x वाई का अनुपात किस में है, 4 के अनुपात में है। यानी इन अगर बात करें यहाँ पर हम पॉइंट की तो x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई अनुपाते x वाई अनुपात 1 अनुपात 7 अनुपात 4 होता है। ये तो अनुपात का नियम आप जनबे करते हैं, उसी को हम अलग अलग मान लिए हैं। आपको फार्मूला एक बताया गया, जरा नोट करिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। तो जरा देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर माने k स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माने 7 k स्क्वायर माइनस 4 पहले ही से है, और x वाई का मान है 4 के, तो 4 चौको 16 के। बस अब ये इधर चल कर दीजिए और इसको उधर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 16 के बराबर ये के स्क्वायर उधर जाएगा तो 49 के स्क्वायर में फिर के स्क्वायर जाए 48 के स्क्वायर, के से के कट जाएगा, 16 तिया 48, यानी ये 3 इधर है ना तो 1/3, यानी 1/3 आया के की वैल्यू आया कि नहीं। अब देखिए किसका पूछ रहा था, पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 4 के, इसका मतलब 4 गुणे 1/3 अर्थात 4/3। ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई। अगर वहीं पर पूछा कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइए, अगर पूछा होता तो क्या हो जाता, 7 गुणे के की वैल्यू कितना है 1/3 अर्थात 7/3। एक्स माइनस वाई की पूछा होता तो कितना आता, 1/3 आता। इसका मतलब 3 वैल्यू पूछ सकता था ना, 3 वैल्यू पूछ सकता था। और जरा एक बात बताइए, अगर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है, यही आई है ना, x प्लस वाई की 7/3 और x माइनस वाई की आई है आपका कितना 1/3, तो जरा हमको बता दीजिए x और y की वैल्यू आप बता दीजिएगा। वो भी पूछ सकता था ना, चीजें तो वो भी पूछी जा सकती हैं, तो वही आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्या करना था, आपको एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना था। हमने केवल अनुपात ज्ञात कर लिया और अनुपात ज्ञात करने के बाद से के की वैल्यू ज्ञात कर लिया। जब के का वैल्यू ज्ञात कर लिया, इसी फार्मूले के सहारे से फिर बस हमने सबका वैल्यू ज्ञात कर लिया और आप उसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला वाला प्रश्न क्या है, ठीक है ना।
बस 2 4 5 प्रश्न और हैं, ठीक है। हाँ, अगर देखिए 160 का गुणनखंड पूछ रहा है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, 2 से काटिए 80 आएगा। जल्दी जल्दी यही काम करिएगा। कभी भी अगर आएगा गुणनखंड की संख्या पूछने के लिए तो तुरंत क्या करिए, उनका गुणनखंड करिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, 5 से कट जाएगा। तो जरा देखिए 2 पर कितना घात, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर कितना घात, 5, और 5 पर 1 घात। अब ध्यान से समझिएगा, जब गुणनखंड की संख्या पूछता है तो आपको करना क्या होता है, जो घात होते हैं ना इसमें 1 जोड़ दीजिए, देखिए, और इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। सब में जितने भी घात होंगे सब में 1 जोड़ना है और इन लोगों का गुणा कर दीजिए, यानी 5 1 6 आ गुणे 2, अर्थात कितने गुणनखंड हुए जी, 12 गुणनखंड। अगर मान लेते हैं किसी का गुणनखंड आया होता 2 पर 3 घात, मान लेते हैं 3 पर 2 घात और 5 पर 1 घात अगर आया होता तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती, 3 + 1, अगले कोष्टक में 2 + 1, अगले कोष्टक में a + 1, और सबका क्या करना है, गुणा करना है। 4 × 3 × 2, 4 3 12 दूना 24 गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो बस गुणनखंडों की संख्या भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, सुनिएगा। करा 2 व्यक्ति ए और बी 9 बजे पूर्वाह्न और एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना प्रारंभ करता है। बी 11 बजे इसकी तरफ आ रहा, पूर्वाह्न इसकी तरफ आ रहा है और उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की तरफ आ रहा है, तो दोनों किस समय पर मिलेंगे। अब सुनिएगा, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसको बना लेते हैं। ये है ए और ये मान लेते हैं कितना है, बी है। अगर इसकी चाल की बात करें तो ए की चाल कितना दे रखा है भैया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी की चाल कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए कितने बजे से आ रहा है, 9 बजे से, और ये कितने बजे से आ रहा है, 11 बजे से, ठीक ना। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 9 बजे ये पूर्वाह्न में आ रहे हैं लोग, ठीक है। अब एक तो बात तो समझिएगा कि अगर ये ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है तो एक बात आप समझिएगा। सबसे पहले एक फार्मूला याद करिएगा, यहाँ पर 2 तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब है जो चाल है वो कौन सी चाल है, विपरीत चाल है। कौन सी चाल है, विपरीत चाल है, ठीक है ना। बस इसको दिमाग में रखे रहेगा, और आपको बहुत बेसिक ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं रखना। जरा देखिए कैसे लगाएंगे। एक तो बात बताइए, जब भी विपरीत चाल या समान चाल जब भी लगाया जाता है तो वो तब लगता है जब दोनों का समय बराबर हो। और इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये 11 बजे निकल रहा है, ये 9 बजे निकल रहा है। तो ऐसा करिए कि हम यहाँ पर ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए से निकालना है और यहाँ पर हम बी से निकालना है। तो ए का मतलब समझिए, अगर ये 9 बजे निकल रहा ना, इसको 11 बजे निकलवाइए, कह दीजिए ए बजे 9 निकला है, ये 11 बजे निकला, और इनका जो टोटल दूरी है वो कितना है, वो है 260 किलोमीटर। अगर एक बात बताइए, ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है ना। अगर ये 9 बजे जा रहा है तो 11 बजे तक कितने किलोमीटर चल चुका होगा, जरा बताइए। इसका मतलब ये कितने किलोमीटर चल चुका होगा, 25 और 25 50। इसका मतलब है कि कुल दूरिया 260 था, 50 से चल चुका होगा, माइनस कर देंगे तो इसका जो कुल दूरी आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 210 किलोमीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोले हैं। अगर ये 9 बजे से चल रहा है, इसको जब भी विपरीत चाल या समान चाल लगाते तो समय को बराबर कर लीजिए। तो 11 बजे की बात है, तो यहां पर इसको 2 घंटा और चला दीजिए तो 11 बच जाएगा ना। तो 2 घंटा अगर ये चलेगा तो इसका मतलब 50 किलोमीटर चल चुका होगा। तो इनके बीच की दूरियां कितनी रह जाएगी, 210 न रह जाएगी। बस आपको क्या ज्ञात करना है, समय। समय बराबर क्या हो जाएगा तब, दूरी बटा चाल। चाल कैसी, विपरीत। विपरीत में दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 25 और 10 क्या हो जाएगा, 35। बस 7 × 25 35, 7 × 3 21, 5 × 6 30, कितना आया, 6 घंटा। 6 घंटे आया। अब जरा बताइए कितने बजे से चल रहे हैं, इनका हम कब समय बराबर किया, 11 बजे से ना। तो 11 बजे में 6 घंटा जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शाम। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका टाइम
5 बजे अपराह्न में। कितने बजे? अरे 11 में 6 जोड़िए ना, 5 नहीं बज जाएगा, तो 5 बजे अपराह्न में, यानी आपका आ गया 5 बजे अपराह्न, क्योंकि पूर्वाह्न से चलना शुरू किए थे। अब एक बात है, बी से निकाल लिया जाए, यानी आया ना यहाँ पर 6 घंटे आया। यहाँ पर देखिए, अगर एक बात बताइए, ये 9 बजे से चला है, अब हम इसको बी को ना 9 बजे के बराबर कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये इसको 2 घंटा और पहले चलना चाहिए था, तो 10 के हिसाब से जा रहा है। कुल जो दूरी है इनके बीच में है 260, 11 बजे चला होता, लेकिन अगर यो 9 बजे से शुरू किया होता बी वाला, तो कम से कम 20 किलोमीटर यो चला होता कि नहीं बताइए? 20 किलोमीटर चला होता ना, 11 बजे से शुरू किया, 9 बजे शुरू करना चाहिए था, यानी इसके बराबर हम कर रहे हैं, तो 20 किलोमीटर। ये क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20, वो इस बार 20 क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो कुल दूरी आपकी कितनी आ जाएगी? ये आ गई आपकी 280। और आपको क्या ज्ञात करना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो चाल कितना? विपरीत चाल दोनों को जोड़ लेंगे, 35। बस 7 पचे 35, 5 चौको 28, 5 अट्ठे 40, 8 घंटा आया आपका। अब देखिए, ये वाला किस में जोड़े थे? 11 बजे ना, और यहाँ पर हम चाल बराबर कब किए हैं? 9 बजे के हिसाब से। तो बी का तो क्या हो जाएगा, यानी 9 बजे में 8 जब जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? अपराह्न कितना बजे? 5 बजे। जोड़ लीजिए 8 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं इस सवाल को, ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस समय आपको बराबर करना था और कुछ नहीं था, बाकी विपरीत चलता। समय बराबर कर लेते, अगर दूरी पर आपको ध्यान देना है, बस 9 बजे बराबर किए हैं और एक बार 11 बजे बराबर किए हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे ये बात। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला फल देखिए, करा 2 संख्याओं का योग। योग दे रखा है, मान लेते हैं 2 संख्या x और y हैं, तो कह रहा है इनका योग कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। गुणनफल दे रखा है, अरे सॉरी अंतर, और अंतर कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो पूछ रहा है इनके वर्गों का अंतर, अर्थात यही वाला पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, फार्मूला ना होता है, ये वर्गांतर फार्मूला है ना, तो एक कोष्टक में प्लस हो जाता है, एक कोष्टक में माइनस। तो कुछ क्या करना है? 20 गुणे 8 कितना हो गया? 160। ये भी तरीका है, नहीं तो यो तरीका है। ये देखिए, x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 8, दोनों को जोड़ दीजिए, y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 28। तो x बराबर कितना? 14। और y बराबर अगर 14 हम यहाँ पर रख देंगे तो माइनस उधर जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6। यही ना हो जाएगा? हाँ 14। क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ 6 आ जाएगा। अब इनके वर्गों का अंतर, तो 14 का वर्ग होता है 196 और 6 का होता है 36, घटाएंगे तो आ नहीं गया आपका 160। चाहे वैसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, ठीक ना, तो ऐसे लगाइए ना, कहाँ वैसे लगाएंगे। चलिए ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। मूलधन यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। 10:12। एक ठो मूलधन है, 8 मिश्रधन है, और 1 वर्ष की बात हो रही है। तो ये बताइए, अगर बात करें ब्याज का, तो ब्याज कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो बस आपको क्या ज्ञात करना है, कर रहा है तो वार्षिक दर बताइए। तो क्या होता है? ये ब्याज बटा मूलधन गुणे 100 कर दीजिए, दर आपको ज्ञात हो गया। तो 2 × 10 आइए, यानी कितना आ गया? 20%। नहीं समझ में आ रहा तो ब्याज वाला फार्मूले पर तो लगा रहे हैं इसको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसी पर तो लगा रहे हैं। ब्याजवा कितना है? 2 है। मूलधन कितना है? 10 है, गुणे दर ज्ञात करना है, और समैया 1 वर्ष के लिए है, बटे 100, ये इससे कट गया। कितना हो गया? ये दर 20%। आया कि नहीं आया? बस तो फार्मूले पर ही लगा रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे कभी भी अनुपात दिया रहा है। अच्छा ये सवाल और भी हो सकता है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा हो सकता है, मूलधन और ब्याज का अनुपात दे दे, हो सकता है ब्याज और मिश्रधन का अनुपात दे दे। बाकी आपको एक फार्मूला पता है ना, क्या? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, बस यहीं से लगा लेना है। मूलधन और मिश्रधन दिया तो अंतर ज्ञात कर लिए, मूलधन ब्याज दिया होता है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देते तो मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं अगर इस सवाल को समझेंगे, ठीक ना। समझ में आया?
चलिए अगला सवाल देखा जाए। बस ये देखिए सवाल, ये घन वाला सवाल है। तो पहले घनाभ के बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें। घनाभ का अगर आयतन की बात करें कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगर यहाँ पर बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्र की, पृष्ठीय क्षेत्र, तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है भैया, ये होता है 2 गुणे लंबाई 2 गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यह होता है पृष्ठीय क्षेत्र। अगर इसके विकोण की बात करें तो विकोण क्या होता है, कर्ण में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर घन से घनाभ से घन कैसी आता है, जब भुजाएं तीनों बराबर हो जाए, किसकी, घनाभ की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो घन बन जाता है। तो देखिए तब क्या हो जाएगा फार्मूला, तब उसका आयतन अगर क्या हो जाएगा भैया, तो सब भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब है भुजा का कितना घात आ गया, क्यूब आ गया। अगर बात कर पृष्ठीय क्षेत्र की, पृष्ठीय क्षेत्र की, तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, 2 गुणे लंबाई, ये सब बराबर हो गया, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, 3 भुजा स्क्वायर, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। बात करें विकोण की, तो विकोण कितना हो जाएगा, फार्मूला नोट करके लिखिएगा, भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो 3 भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे कर्णी में 3। अब देखिए, अब सवाल हम आपको समझा लेते हैं। अब देखिए क्या करा, फार्मूला रहेगा ना तो सवाल लगा लेंगे। तो देखिए जरा क्या करा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को पास रखा जाए। मतलब समझिए, देखिए घन की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। मान लीजिए इसको घन मानिए, अब इसी के पास है ठोर, ऐसा समझिए जैसे एक डब्बा नहीं देखे हैं, तो 2 डब्बे को एक पास रख दिया जाए, 2 डब्बे को एक पास रख दिया जाए, वही वाली बात कर रहा है। गत्ता वाला जो डब्बा देखे है ना, तो उसी पर मान लीजिए डब्बे के बगल में डब्बा यहाँ पर रखा जा रहा है, डब्बे को ऊपर नहीं रखा जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर बात करें इसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब अब देखिए घन था लेकिन अब बन गया घनाभ, क्या बन गया, घनाभ। अब अगर 6 था आयो 6, तो मिला करके ये दोनों कितने हो गए, 12 हो गए। अब बाकी जो दोनों भुजा है वो 6 के 6 रह जाएंगे। तो ये ध्यान से समझिएगा, यानी आपको समझ में आया, अगर कभी भी 2 घनों को मिला करके, अगर एक घन को मिला करके एक और घन उसके बगल में रख दिया जाए, 2 और घन रख दिया जाए, तो उसकी केवल और केवल एक भुजा चेंज होती है, उसी को जोड़ लेते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्र। अब देखिए मान लेते हैं कि उसकी लंबाई चेंज हो गई, मान लेते हैं नीचे रखा जा रहा है, उसकी लंबाई बढ़ गई है। तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि लंबाई कितना हो गया है, 6 6 12 हो गया है। चौड़ाई कितना रह गया है, वो 6 रह गया है। ऊंचाई कितना रह गया है, वो 6 रह गया है। देखिए ये ऊंचाई वही 6 रह जाएगा, चौड़ाई वही 6 रह, ये 3D फिगर होता है, ठीक है, समझे, ऐसे वाला होता है ये। चलिए, तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है भैया, इसका पृष्ठीय क्षेत्र देखिए ये है ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणे लंबाई और गुणे चौड़ाई, यानी 12 गुणे 6 आप प्लस, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 6 गुणे 6 आप प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई यानी 6 गुणे 12। बस, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे कितना हो जाएगा, 12 6 72 प्लस 6 6 36 और प्लस 72, तो 72 72 144, 144 और 30 कितना हो जाएगा, वो 174, 6 80 180, यही ना होगा। 6 2 8 2 10, हाँ वही होगा। और 7 3 10 7 17 1 18 और 18 2 36 360 वर्ग, क्या है, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है, हाँ वर्ग सेंटीमीटर। कितना आपका आंसर है, 360 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, बस। तो आपको यही ध्यान देना है कि घन जो भी रखा जाएगा बगल में, एक भुजा का मान चेंज हो जाएगा। अगर बगल बगल में रखा जाएगा लंबाई चेंज हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे रखा जाएगा तो उसकी ऊंचाई चेंज हो जाएगी। अगर 2 रखा जाएगा तो 2 यानी 6 6 12 हो गया, 3 रखा जाता तो 18 हो जाता है, केवल 1, ठीक है ना, बस ये ध्यान दीजिए। 4 रखा जाता तो 24 हो जाता, और कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी 2 चीजें सेम होती हैं। बस समझ गए होंगे, कुछ भी अगर आ जाए, अगर ऊपर नीचे रख दिया तो एक चेंज हो जाएगा, ऊंचाई चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी नोट करिएगा। तो इसका आंसर आया था 360। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, कितने क्वेश्चन और हैं, बस 1 से 2 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक ना। बस
हाँ देखिए जरा, करा दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, अनुपात जरा देखिए। सबसे पहले आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस आ गुणे मस होता है, ये तो आपको पता है ना। तो कभी भी अगर संख्याओं का दे क्या दिया है, देखिए अनुपात दिया है, तो अगर बात कर रहे हैं इसका मौसा अगर कितना हो जाएगा, x हो जाए, तो मौसा क्या होता है, इस संख्या में ही होता है, बोलिए होता है कि नहीं। इसका मतलब पहला संख्या 2x हो जाएगा और दूसर का संख्या 3x। अब पहली गुणे दूसरी बराबर क्या होता है, लसा तो हमको ज्ञात करना, लसा कितना सॉरी दे रखा है, हाँ 48 दे रखा है। अब मफ x हो गया, अरे भाई मफ को x माने हैं, x से x कट गया, 3 दूना 6 और 6 6 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या पूछ रहा था, उनका योग बताओ। इसका मतलब अभी x की वैल्यू 8 है ना, यानी मौसा कितना आ गया, 8 आ गया। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 2x है, दूसर की 3x है, तो कितना हो जाएगा ये 8 दूना 16 और 8 त्रिका 24। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए, तो 24 36 और 10 40, आपका योग आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसी को डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट लगा लीजिए। करना क्या है आपको, 48 को ऊपर लिखिए, नीचे गुणा कर लीजिए इन्हीं का अनुपात का, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 6 8 48, 8 जो आएगा वही मुनाफा आएगा। तो मुनाफा हो गया, तो 3 दूई 5, यानी 5 गुणे वही मुनाफा उसी में होता है, 8 का गुणा कर लीजिए, 5 8 40 आ गया। यही सवाल अगर चेंज कर देता है, यहाँ पर संख्याओं का अनुपात 3:4 है और मौसा अगर दे देता 4 और लौसा पूछता, तब क्या करते, कुछ नहीं करते, क्या कर देते, लौसा ज्ञात करने के लिए इन सभी का गुणा कर दीजिए, ठीक ना। क्या कर लीजिए, गुणा कर दे, तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 चौको 48, मौसा हो जाएगा 48, ठीक है ना। सॉरी लफ हो जाएगा 48, बस। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से हाँ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, 2000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से अर्ध वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आपको बताइए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 टू द पावर n होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है। जहां पर p का मान दे रखा है कितना, 20,000 रुपया, 20,000 है ना, हाँ। आर का मान दे रखा है 40% वार्षिक, लेकिन आपको संयोजित करना है अर्धवार्षिक ना। तो आपको करना क्या होता है, आपको पता हो गया है, 40/2 अर्थात 20% कर देते। क्यों, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है, तो इसी वजह से 2 से भाग देते। अगर ये तिमाही पूछता तो एक साल में 4 तिमाही होता है, तो 4 से भाग दे देते, ठीक ना। लेकिन नहीं पूछ रहा था, तो अर्धवार्षिक यानी 20%, रेटवा आ गया 20%। आप समयन कितना आएगा, वो जो समयन बराबर हो कितना आ जाएगा, तो एक साल में कितने वर्ष होते हैं, अरे सॉरी एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही, तो ये एन का मान 2 आ गया। बस अब इसी सवाल पर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 20,000 गुणे 1 + r/100, यानी 1 प्लस कितना 20/100 पर कितना का 2 घात 20 2500, 5 का 5 1 6/5, ये ना हो जाएगा, हाँ। तो 20,000 गुणे 6/5 गुणे 6/5, तो 5 चौको 20, 4,000, 5 8 40, 800, 6 के 36, कितना आ जाएगा हो 800 गुणे 36, तो 2 जीरो इधर उतार दीजिए, 8 6 के 48 के 8, 4 आया 8 3 24 4 48, अरे सॉरी 8 3 24 4 28, 48 बोल रहे हैं ना, 28, यानी 28,800। अब देखिएगा ये 28,800 आपका आया क्या, मिश्र धन आया ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है भैया, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धनवा कितना है 28,800 माइनस 20,000, तो कितना बच रहा है 8,800, यही आपका ब्याज हुआ, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दिए गए, जो कि इस हफ्ते में या इसके पहले जो भी अभी तक आप पढ़ करके आए हैं वो क्वेश्चन करा देगा। और वे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं में कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी तरीके से पूछे जाते रहे हैं, नहीं तो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।